बायोलॉजी की बुक नहीं मिल रही है, तभी तो मैं कहती हूँ बुक्स को अरेंज करके रखा करो। फिजिक्स की बुक एक तरफ, केमिस्ट्री की बुक एक तरफ, बायो की बुक्स एक तरफ। अब बायोलॉजी की बुक ढूंढना सुपर इजी। ठीक उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी करते हैं हम क्लासिफाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th बायोलॉजी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और हमेशा की तरह इस एक वीडियो को देख करके आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायो बोले तो लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन देयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक बोले तो कोई भी ऐसा फीचर या क्वालिटी जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता हो, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऐसी कोई क्वालिटी विच इज वेरी स्पेसिफिक टू दैट ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सिमिलर फीचर्स होते हैं या सिमिलर क्वालिटीज होते हैं, उन्हें हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। और इस तरीके से जब हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, उसे ही हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब जो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है वो यही है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं? हालांकि इस टॉपिक के ऊपर हमने बहुत एग्जॉस्टिवली हमारे पिछले चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर आप यही समझ लो कि यार अभी अभी हमने देखा कि बायोलॉजी की किताब ढूंढना कितना आसान हो गया जब हमने अलग अलग किताबों के अलग अलग सेक्शंस बना दिए, राइट? ठीक उसी तरीके से जब हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, सिमिलर तरह के ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाल देंगे और ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बना देंगे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स के, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिसर्च करना, उनका स्टडी करना, वो सब कुछ भी बहुत आसान हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलो अब देखेंगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। हर एक कैटेगरी के जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए पहला जो अटेम्प्ट लिया गया था वो लिया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन जो है ये प्राइमरीली इस फैक्टर पे बेस्ड था। वो इस फैक्टर पे उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था कि भाई जिन लोगों के बॉडी के अंदर खून यानी कि रेड ब्लड प्रेजेंट है उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, जिन एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड फ्लो नहीं कर रहे हैं उनको एक दूसरी कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है? तो उन्होंने इस पहली कैटेगरी को बोला रेड ब्लड वाले एनिमल्स, जिनका उन्होंने नाम दिया इनाइमा, जिन्हें आज की डेट पे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। दूसरी तरफ जिनके अंदर रेड ब्लड का प्रेजेंस नहीं है उन्हें उन्होंने कहा वाइट ब्लड वाले एनिमल्स, और इनके लिए उन्होंने एक नाम रखा एनाइमा, एग्जैक्टली और इनके अंदर आज की डेट में हमारे यू कैन से इनवर्टिब्रेट्स फॉल करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। हालांकि सोचने वाली बात है कि एनिमल्स मतलब कितनी वैरायटी है एनिमल्स की, राइट? मतलब एक छोटे से इंसेक्ट, एक बर्ड, एक फिश, एक ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, लायन, इतनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं। तो इतने वैरायटी ऑफ एनिमल्स को सिर्फ जो ब्लड का प्रेजेंस और एब्सेंस है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना कितना सही या कितना गलत था वो तो पता नहीं, बट एटलीस्ट अच्छी बात ये थी कि किसी ने क्लासिफिकेशन की इस कहानी की शुरुआत तो करी थी, है ना? ओके, इतना ही नहीं, उन्होंने जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनको भी 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स उन्होंने वैसे छोटे प्लांट्स को कहा जिनके स्टेम्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिनमें बहुत कम ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि हम ग्रास की बात कर सकते हैं जो कि एक हर्ब कैटेगरी में आता है। दूसरा था श्रब्स, जो हर्ब से थोड़े ज़्यादा बड़े होते थे, जिनमें थोड़े ज़्यादा ब्रांचेस होते थे। और तीसरा कैटेगरी था ट्रीज। ट्रीज मतलब जो बिल्कुल वुडी प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े, जैसे बैनियन ट्री, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो बिल्कुल वुडी होते हैं, उनमें ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं, राइट? तो इस तरीके से एरिस्टोटल ने
पहली बार क्लासिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का पहला अटेम्प्ट लिया, जिसके अंदर उन्होंने एनिमल्स को और प्लांट्स को दोनों को ही क्लासिफाई करने की कोशिश करी। कुछ सालों के बाद आए कार्ल लिनियस, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि लिनियस ने क्या किया, दो डिफरेंट किंगडम बना दिए, प्लांटे एंड एनिमैलिया, और उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को या तो प्लांटे या फिर एनिमैलिया में डाल दिया। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जितने भी प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स थे उनको डाल दिया प्लांटे में, जितने भी एनिमल्स जैसे ऑर्गेनिजम्स थे उनको डाल दिया एनिमैलिया में। बट उन्होंने डिस्टिंग्विश किया कैसे कि भाई कौन प्लांटे में जाएगा और कौन एनिमैलिया में जाएगा। तो लिनियस ने प्राइमरीली इन दो फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखा। पहला फैक्टर तो था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इमोबाइल दिख रहा था, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पा रहा है, इमोबाइल वाले ऑर्गेनिजम्स मोस्टली प्लांटे में जा रहे थे, और जो मोबाइल थे यानी कि जिनमें बाय मीन्स ऑफ लोकोमोशन वो एक जगह से दूसरे जगह जा पाते थे, उनको उन्होंने डाल दिया एनिमैलिया में। दूसरा जो उनका फैक्टर था वो ये था, जो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली अपना खाना खुद बना पा रहे थे, खुद खाना बना पा रहे थे का मतलब ये नहीं है कि भाई बाजार से मटर खरीद के लाए, पनीर खरीद के लाए और घर पे मटर पनीर बनाया, नॉट दैट वेज। खुद अपना खाना बनाने का मतलब है जो रॉ मटेरियल है वो भी वो खुद से बना रहे हैं। जैसे कि आज की डेट पे हमें पता है कि ये जो ग्रीन प्लांट्स है ये फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं, और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे जैसे ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए, है ना। तो इस तरह से जो भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो अपना खाना खुद बना रहे थे उनको भी इन्होंने डाल दिया प्लांटे में। और दूसरी तरफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें इनटेक ऑफ फूड बहुत विजिबली दिख रहा था, मतलब वो फूड को बना तो नहीं रहे थे बट वो फूड को कंज्यूम कर रहे थे, वो वाली कैटेगरी जो है वो एनिमैलिया की तरफ मूव हो रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से कार्ल लिनियस ने पहली बार टू किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया, प्लांटे एंड एनिमैलिया। हालांकि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था इसके अपने खुद के कुछ लिमिटेशंस रहे। तो भाई अब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था इसकी लिमिटेशंस, दो मेजर लिमिटेशंस थी, जिसमें से पहला लिमिटेशन तो ये था कि देयर वाज नो स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स के बीच में ना बहुत ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। मतलब जैसे यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि प्लांटे के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर भी हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेल्यूलर भी हैं। सिमिलरली एनिमैलिया के अंदर अगर हम देखें कुछ एनिमल्स यूनिसेल्यूलर भी हैं, कुछ एनिमल्स मल्टीसेल्यूलर है। वैसे आपको तो पता ही है ना यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर क्या होता है। यूनि मतलब वन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वन सेल से बने हैं वो यूनिसेल्यूलर है। मल्टीसेल्यूलर, मल्टी मतलब मेनी, जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स से बने हैं वो मल्टीसेल्यूलर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लांटे और एनिमैलिया में दोनों में ही यूनिसेल्यूलर भी है और मल्टीसेल्यूलर भी है। तो एक तरीके से दोनों के बीच का कुछ खास डिस्टिंक्शन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई एक किंगडम में सिर्फ यूनिसेल्यूलर है, दूसरे में सिर्फ मल्टीसेल्यूलर है, नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, इतना ही नहीं, जैसे अगर हम डिस्टिंक्शन की बात करें बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। मतलब जैसे हमने अपने सेल वाले लेसन में जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, राइट, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स, राइट, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर अलग अलग डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनेल्स हमें दिखते हैं उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। प्लांटे की बात करें तो उसके अंदर शायद कुछ यूकैरियोट्स भी हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स भी हैं। एनिमैलिया की बात करें तो वहाँ पर भी कहानी कुछ वैसी ही है। ठीक उसी तरीके से अगर बात करें फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक की, तो उनके बीच में भी बहुत प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं था। मतलब एनिमैलिया के अंदर भी शायद कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो फोटोसिंथेटिक हो, प्लांटे के अंदर भी शायद कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स रह गए हों जो नॉन फोटोसिंथेटिक हो, राइट। तो उनके बीच का भी प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं था। तो बोलने का मतलब ये है कि ये क्लासिफिकेशन हमने कर तो दिया था, बट इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो है ना हम अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश कर नहीं रहे थे, राइट, जिसका मतलब है कि ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। मतलब अगर मैं वही किताबों को क्लासिफाई करने वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, अब मान लो हमने बोला अच्छा ठीक है चलो क्लासिफिकेशन ही करना, एक काम करते हैं जितने भी बुक्स हैं उनको एक
जगह डाल देते हैं, जितनी कॉपियां हैं उनको एक जगह डाल देते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होगा, जितनी भी बुक्स हैं, अब उन बुक्स के अंदर नॉवेल्स भी हैं, उनके अंदर फिजिक्स की बुक भी है, केमिस्ट्री की बुक भी है, बायो की बुक भी है, मैथ्स की बुक भी है। अब एक ऐसा क्लासिफिकेशन हमने कर दिया जिसमें एक कैटेगरी के अंदर भी हर टाइप के बुक्स हैं। अब बायो बुक निकालना अभी भी मेरे लिए उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि जिस बुक की कैटेगरी में हम बायो की किताब ढूंढने जा रहे हैं उसमें फिजिक्स भी है, नॉवेल भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, ढेर सारी किताबें हैं। तो कुछ ऐसी कहानी यहाँ पर भी है, राइट, कि क्लासिफाई तो कर दिया हमने दो कैटेगरी में, बट उस एक कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिमिटेशन तो यही था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। जो दूसरा लिमिटेशन था वो ये था कि ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी निकल आए जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे। जैसे अगर हम बात करें फंगाई की, वायरसेस की, बैक्टीरिया की, ये ना तो प्लांट्स वाले कैटेगरी में जा पा रहे थे, ना ही एनिमल्स वाली कैटेगरी में जा पा रहे थे। बेसिकली इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ना तो प्लांट से मैच हो रहे थे और ना एनिमल से मैच हो रहे थे। तो इन दैट केस ऐसा हो जा रहा था कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या करें, कहाँ डालें, तुक्के से डाल दे कहीं पर भी। इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो बनाया गया था ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं था क्लासिफिकेशन का टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। और इसके बाद आया रॉबर्ट विटाकर क्लासिफिकेशन। तो विटाकर्स क्लासिफिकेशन में विटाकर ने क्या किया, सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया इनटू 5 किंगडम्स एग्जैक्टली। तो इसे हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब कौन से थे ये 5 डिफरेंट किंगडम जिनमें सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, वो तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, बट उसके पहले ये देखना जरूरी है कि किस बेसिस पर इस क्लासिफिकेशन को किया गया। तो विटाकर ने कुछ 3 चीजों के बेसिस पर, 3 फैक्टर्स के बेसिस पर इस क्लासिफिकेशन को किया, जिसमें से पहला था सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इसका मतलब अब की बार यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स ये सारे भी अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई होंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने कंसिडर किया दूसरा फैक्टर भी, विच वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है, अगर वो काफ़ी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको साथ में रखा गया। जिनके बॉडीज थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उनको साथ में रखा गया। जिनका बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली बना हुआ है अंदर से, उन्हें रखा गया अलग कैटेगरीज में, राइट। तो ये था उनका दूसरा बेसिस। और तीसरा बेसिस था मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या खाते हैं और कहाँ से ये अपना खाना लाते हैं एग्जैक्टली, यानी कि इनका फूड क्या है और ये फूड का सोर्स क्या है। इसके बेसिस पर भी इनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। और हम सब के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, दिस वाज अ सक्सेस। तो अब अगर हम देखें कि भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इतने टाइम से मैं बोल रही हूँ, कौन कौन से डिफरेंट किंगडम में क्लासिफाई किया गया था, तो 5 डिफरेंट किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमैलिया। तो प्लांटे और एनिमैलिया तो पहले भी थे, अब इन्हीं के साथ साथ 3 और किंगडम्स को ऐड कर दिया गया था, जो कि था मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर बच्चों, क्या आपके दिमाग की घंटी बजी कि ये जो किंगडम वर्ड हम यूज कर रहे हैं, क्या इस वर्ड को हमने पहले कभी सुना है? जिन जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो यानी कि द लिविंग वर्ल्ड का 1 शॉट वीडियो देखा होगा, उन सबको तो अभी एग्जैक्टली याद आ रहा होगा कि किंगडम वर्ड को उन्होंने वहीं पे सुना था जब हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात कर रहे थे। एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की के सबसे टॉप पे होता था किंगडम, यानी कि किंगडम जो है वो किसी भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की के हाईएस्ट लेवल पे होता है। इनफैक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की अगर आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला सा हो गया है तो एक बार याद दिला दूं, कुछ ऐसा होता था, किंगडम, उसके बाद फाइलम या फिर डिवीजन, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इनफैक्ट इस हायरार्की को याद करने के लिए मैंने आप लोगों को दिया था एक मेमोरी ट्रिक भी। कितने लोगों को वो मेमोरी ट्रिक याद है? फटाफट से बताओ कितने लोगों को याद है। जितने लोगों को याद है, मेरे इस मेमोरी ट्रिक को अभी दोबारा से बताने से पहले फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में लिख डालो ये मेमोरी ट्रिक, ठीक है। तो मेमोरी ट्रिक मैंने ये दिया था, किंग प्रिफर्स और डिनाइज कुकीज ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। एग्जैक्टली, ये था हमारा मेमोरी ट्रिक। ओके, तो चलो भाई, सबको ये तो याद आ गया कि भाई किंगडम की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ऊपर के लेवल पे हम ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम के क्लासिफाई कर रहे हैं। अब जब हम किसी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे
तो उसका जब हम पूरा साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो शुरुआत कहाँ से होगी, किंगडम से होगी कि भाई ये किस किंगडम को बिलोंग करता है। फिर बात करेंगे किस फाइलम को बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग करता है, ऑर्डर को, फैमिली को, जीनस, स्पीशीज, सारी बातें लिखेंगे। लेकिन इन सब के टॉप पे क्या है, किंगडम। तो यानी कि विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने हमें ये बताया कि भाई जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम इन 5 किंगडम में क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमैलिया। अब इनमें से हम देखते हैं कि जो मोनेरा जो किंगडम है इसके अंदर सारे प्रोकैरियोट्स हैं। इसके अलावा जो बाकी चारों किंगडम है इनके अंदर हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, हालांकि हर एक किंगडम के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो सारे ऑर्गेनिजम्स उस एक पर्टिकुलर किंगडम के अंदर हैं। ठीक है, तो अब आगे हमारा एजेंडा क्या है, ये जो 5 किंगडम है इन 5 किंगडम को एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तैयार हो? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरुआत करेंगे हमारा डिस्कशन ऑन मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम के अंदर अगर मैं सिंपल सीधे शब्दों में बात करूं तो इस किंगडम के अंदर फॉल करते हैं हमारे बैक्टीरिया। एग्जैक्टली, बैक्टीरिया सुनते ही सबको ऐसा लगता है बैक्टीरिया मतलब ये बीमारी कॉज करते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। यस, काफ़ी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे में डिजीजेस कॉज करते हैं, बट कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बातें करेंगे सभी के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मोनेरा किंगडम में फॉल करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मोनेरा के बारे में हम सबको ये पता होना चाहिए कि ये ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म्स हैं। एग्जैक्टली, सबसे पुराने लाइफ फॉर्म्स। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। हाँ, कह ही सकते हैं, क्योंकि साइंस ये भी कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म से ही और ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे विथ टाइम इवॉल्व हुए। तो उस तरीके से ये जो मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि ये जो बैक्टीरिया है दे आर द ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म्स। एग्जैक्टली, इतना ही नहीं, ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स वेल डिफाइंड, अलग अलग डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। साथ ही साथ ये होते हैं यूनिसेल्यूलर, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। अगर बात करें इनके न्यूट्रिशन की तो इनमें से कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफिक, बाकी सारे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो बोले तो खुद, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक, दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब फोटो मतलब लाइट, जो लाइट एनर्जी के हेल्प से, जो सनलाइट के हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। इनफैक्ट इसी प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली, जिस प्रोसेस की मदद से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें भी कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट के हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरी तरफ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कुछ केमिकल्स के हेल्प से, इसीलिए कीमो वर्ड है, केमिकल्स के हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और साथ ही साथ एक कैटेगरी और होता है जिसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, मतलब वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर, दूसरे जो खाना बनाते हैं या तो ये उस खाने पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर वो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे हैं ये उन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम की भाई ये सारी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब भाई अगला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि भाई ये जो बैक्टीरिया हैं ये दिखते कैसे हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये सब क्यूरियोसिटी इसलिए भी आती है क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी होते हैं कि हम अपने नेकेड आई से इनको देख नहीं पाते हैं। चूंकि देख नहीं पाते हैं तो इस तरह की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा होती है कि भाई ये कैसे दिखते होंगे, है ना। तो भाई बैक्टीरिया जो हैं ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ शेप्स में पाए जाते हैं और बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में भी पाए जाते हैं। शेप्स की अगर हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया हमें स्फेरिकल शेप में भी मिलता है, तो कुछ रॉड शेप में भी होते हैं, तो बेसिकली बहुत अलग अलग शेप में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसका जवाब तो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि बैक्टीरिया हमें सॉइल में पाया जाता है, बैक्टीरिया हमें डीप ओशन के अंदर भी मिल जाता है, बैक्टीरिया हमें हॉट स्प्रिंग्स में भी मिल जाता है, स्नो में भी मिल जाता है, डेजर्ट में भी मिल जाता है, इनफैक्ट प्लांट के अंदर भी मिल जाता है और ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर भी मिल जाता है, एनिमल बॉडीज़ के अंदर भी मिल जाता है। इसका मतलब इतनी सारी बातें ना बता के अगर मैं सिर्फ एक शब्द बता दूँ एवरीवेयर तो भी चल जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया हमें हर जगह ही मिल जाता है। बिल्कुल,
इनफैक्ट हम ये नोटिस करते हैं कि बहुत बार प्लांट बॉडीज या एनिमल बॉडीज के अंदर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी पाया जाता है। अब ये क्या है? सिम्बायोसिस मतलब एक इस तरह का एसोसिएशन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे हमारे गट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं कुछ गुड बैक्टीरिया, कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया, बिल्कुल जो बीमारी कॉज नहीं करते हैं, जो हमें मदद ही करते हैं बल्कि। तो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे बॉडी के अंदर आराम से चैन से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, राइट? उनको तो फायदा है क्योंकि उन्हें हमारी बॉडी के अंदर से ही, हमारी बॉडी से ही उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, उन्हें अपना खाना मिल रहा है, तो बैक्टीरिया को बेनिफिट है। हमें क्या बेनिफिट है? क्योंकि ये जो गट में बैठे हुए गुड बैक्टीरिया हैं ये हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, तो हमें भी बेनिफिट है। तो भाई हमारा भी बेनिफिट, बैक्टीरिया का भी बेनिफिट, सो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट। इस तरह के एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। तो बैक्टीरिया जो है ये बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बोलने का मतलब है कि ये जो मोनेरा किंगडम वाले लोग हैं ना, ये सारे लोग हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो अर्थ क्रस्ट के डीप में हो या ओशन के डीप में हो या स्नो में हो या डेजर्ट में हो या फिर हमारी बॉडी के अंदर ही क्यों ना हो, ये हर जगह मिल जाते हैं। तो बच्चों बैक्टीरिया के टाइप्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कई अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं और इनके शेप्स के ऊपर बेस करके हम इन्हें 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कॉकस, ऐसे बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप के होते हैं। दूसरा बैसिलस, जो रॉड शेप के होते हैं यानी कि सिलिंड्रिकल शेप के जो होते हैं उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं एज बैसिलस। तीसरा वाइब्रियम, यानी कि ऐसी बैक्टीरिया जो कॉमा के शेप में भी होते हैं, बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा था बहुत वैरायटी की शेप्स हैं। एंड चौथा इज स्पाइरलम, जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमें बहुत ही अलग अलग शेप के, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया दिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, जैसे कि आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्माज एंड साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्ची बैक्टीरिया के बारे में। आर्ची वर्ड का मतलब होता है एंशिएंट, यानी कि पुरातन। तो ये है हमारे एंशिएंट बैक्टीरिया, जो एकदम पहले के पाए जाने वाली बैक्टीरिया। और इन आर्ची बैक्टीरिया की सबसे खास बात होती है इनके रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? सेल के बाहर की जो लेयरिंग होती है, जो कवरिंग होती है, वो सेल वॉल है। और वो सेल वॉल इन बैक्टीरिया में होता है बहुत ही टफ, बहुत ही रिजिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और ऐसा सेल वॉल होने की वजह से इन बैक्टीरिया के साथ क्या एडवांटेज होता है? सोच के देखो, मान लो कि मैं जिस घर में रह रही हूँ उस पूरे घर की मैंने एक कवरिंग बना डाली है जो कि बहुत ही रिजिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एकदम टफ एक कवरिंग मैंने बना रखी है। उससे क्या होगा? अगर बाहर बारिश होगी तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर बाहर बहुत धूप होगी तो मुझे धूप से भी प्रोटेक्शन मिलेगा, बाहर अगर बहुत कपकपी ठंड होगी तो भी मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो बेसिकली इनमें से किसी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में मैं सर्वाइव कर पाऊंगी। किसकी वजह से? इस टफ कवरिंग की वजह से। और कुछ ऐसी ही कहानी होती है आर्ची बैक्टीरिया के साथ, जिसकी वजह से ये इस रिजिड सेल वॉल के होने की वजह से आर्ची बैक्टीरिया के होते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट्स। यानी कि ये जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं ये हाई टेम्परेचर्स में भी सर्वाइव करते हैं, ये हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस में भी सर्वाइव करते हैं, ये ऐसे मार्शी एरियाज में जहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। और ये सब कुछ ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये सर्वाइव क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास होता है रिजिड सेल वॉल। और क्या आपको पता है कि ये रिजिड सेल वॉल क्यों होता है? मतलब सेल वॉल में इतनी रिजिडिटी किसके वजह से होती है? क्योंकि इनके सेल वॉल में पाया जाता है म्यूरामिक एसिड, जिसकी वजह से इनके सेल वॉल में ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ आती है। तो बच्चों, ऐसे आर्ची बैक्टीरिया जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस में सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हैलोफाइल्स। हैलो वर्ड का मतलब होता है सॉल्ट, फाइल वर्ड का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, लव। तो यानी कि सॉल्ट से जिसे प्यार हो वो है हैलोफाइल, एग्जैक्टली। तो हैलोफाइल की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हैलोबैक्टीरियम इज एन एग्जांपल ऑफ हैलोफाइल, जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस में रहते हैं। ठीक इसी तरीके से जो आर्ची बैक्टीरिया बिल्कुल हाई टेम्परेचर्स में कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर, हीट बोले तो थर्मो। और हीट से जिसे प्यार हो या हाई टेम्परेचर से जिसे प्यार हो वो फाइल, थर्मोफाइल्स, इन्हें हम कहेंगे थर्मोफाइल्स। इनफैक्ट कुछ थर्मोफाइल्स ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ब्राइट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि है येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में।
प्रिज्मेटिक हॉट स्प्रिंग। इनफैक्ट द प्रिज्मेटिक हॉट स्प्रिंग जो है ये पूरे यूनाइटेड स्टेट का लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग है। और यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ही एक कलरफुल सा ब्राइट कलर आपको दिख रहा है। तो ये जो कलर है दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मोफाइल्स जो यहाँ पर रहते हैं। ठीक इसी तरीके से एक थर्ड कैटेगरी है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस ऑफन मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये काउज और बफेलोज के गट में भी पाए जाते हैं। नाम से पता चल रहा है मिथेनोजेन, इनका मीथेन से कुछ ना कुछ तो लिंक है। तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है ये मीथेन प्रोडक्शन में काम आते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकॉकस, मिथेनोथर्मस, ये सारे मिथेनोजेंस के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि आर्ची बैक्टीरिया कैसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं और बेस्ड ऑन कि कौन सा आर्ची बैक्टीरिया किस हैबिटेट में है उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं एज हैलोफाइल, थर्मोफाइल या फिर मिथेनोजेंस। अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, बट काफ़ी सारे आर्ची बैक्टीरिया जो हैं ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कीमो मतलब केमिकल्स, ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग केमिकल्स। तो अधिकतर आर्ची बैक्टीरिया होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, हालांकि कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स भी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिख के बताओ कि कॉन्सेप्ट हो रहा है क्रिस्टल क्लियर। जब तक वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे तब तक पूरा चैप्टर हो चुका होगा क्रिस्टल क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब हमारा अगला टॉपिक है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया नहीं, यू बैक्टीरिया। ये जो वर्ड है यू, इसका मतलब होता है ट्रू, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। हम वैसी बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में बैक्टीरिया है। तो क्या इसका ये मतलब है कि आर्ची बैक्टीरिया नकली वाले थे? नॉट रियली। तो आर्ची बैक्टीरिया के अंदर जिस कैटेगरी के बैक्टीरिया को हम इंक्लूड कर रहे थे वो थोड़े से लेसर कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया है। मतलब बैक्टीरिया वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्यूलर, नॉर्मल वाले बैक्टीरिया, राइट? व्हाट इज दैट नॉर्मल वाले बैक्टीरिया? मतलब वैसे टाइप के बैक्टीरिया जो बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। तो उस तरह के जो बैक्टीरिया है वो फॉल करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ यू बैक्टीरिया। तो इस तरह के बैक्टीरिया में भी होता है रिजिड सेल वॉल। इस तरह के बैक्टीरिया में एक और खास चीज़ पाई जाती है विच इज़ फ्लैजेलम। सो फ्लैजेलम जो है वो एक टेल के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इन बैक्टीरिया में मोबिलिटी होता है। ये एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकते हैं और ये इनकी एक खास बात होती है। अगर हम इन बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। एंड आई थिंक इन तीनों का मतलब अब तक आप सबको पता ही है। फोटोसिंथेटिक मतलब जो लाइट के हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो केमिकल्स के हेल्प से, केमिकल्स बोले तो क्या, ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर सल्फर, नाइट्रोजन जैसी चीज़ें हैं, तो इनके हेल्प से जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। और तीसरा हेटेरोट्रॉफ्स जो बनाते ही नहीं है यार, दूसरे के भरोसे रहते हैं कि खाना तो मिल ही जाएगा। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इस तरह के बैक्टीरिया समझ लो हर जगह ही पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडीज। हमारे बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, मॉइस्ट हैबिटेट में भी पाया जाता है। तो ऑल वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिशन की जो बात हम कर रहे थे, जैसे अगर हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो क्या आप बता सकते हो ऐसा कोई एग्जाम्पल, ऐसा यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, यानी कि जो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाता हो यूजिंग अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल? ऐसा कोई बैक्टीरिया आप जानते हो? क्योंकि जैसे मैंने ये प्रोसेस बताया लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया की। तो इसका एग्जाम्पल है सायानोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो सायानोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सायानोबैक्टीरिया एक ऐसा यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जो अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग लाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की, यानी कि जो केमिकल्स के हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इस तरह के जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स यू बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? ये नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, एमोनिया इस तरह के केमिकल्स का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो जब ये अपना खाना बनाते हैं इस प्रोसेस के दौरान सल्फर, नाइट्रोजन जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनकी साइकिलिंग होती है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में, राइट। तो यानी कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्रूशियल रोल भी प्ले कर रहे होते हैं, सिर्फ अपना खाना ही नहीं बना रहे होते हैं, है ना। तो ये हो गए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तीसरा कैटेगरी है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। किस तरीके से डिपेंड करते हैं ये दूसरों पे? दो तरीके से डिपेंड कर सकते हैं। तो पहला तरीका है सैप्रोफाइट्स। सैप्रो मतलब डिकेड, मतलब डेड डिकेइंग मैटर पे जो फीड करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो डेड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स पे फीड करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो एक तरीके से ये अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे ना, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो सैप्रोफाइट्स वैसी कैटेगरी हो गई। दूसरा एक और कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या करते हैं? ये दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं और उनके बॉडी से अपना खाना डिराइव करते हैं। अरे वाह, खुद कुछ नहीं करना है, किसी और के घर में घुस जाओ और उसके घर में जो खाना बन रहा है ना, वो वहाँ से अपना खाना अरेंज करते रहो। ये कुछ कहानी वैसी है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सोचें, हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर से ही अपना न्यूट्रिएंट जो है वो निकाल लेते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है ना, इसमें काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि क्या क्या कैटेगरीज है और वो क्या करते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्या था? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे आता है साइनोबैक्टीरिया। दूसरा था कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तीसरा था हेटेरोट्रॉफ्स, जिसके अंदर दो कैटेगरीज थी, पहला सैप्रोफाइट्स और दूसरा पैरासाइट्स। अब बच्चों, ये जो हेटेरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया है ना, इनके कई सारे फायदे हैं, एक नहीं अनेक फायदे हैं। एग्जैक्टली अभी मैंने बात करी सैप्रोफाइट्स की, राइट। सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं? ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं ऑफ कोर्स, और ये किस पे फीड करते हैं? ये फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे। तो एक तरीके से अगर आप सोच के देखो, ये डिकम्पोजिशन का काम ही तो कर रहे हैं, ये डिकम्पोजर्स हैं। सैप्रोफाइट्स को हम डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मान लो जो डेड बॉडीज है, जो डेड मैटर है, अगर वो इकट्ठा होता रहे भाई, उनको डिकम्पोज कौन करेगा? उनको साफ कौन करेगा? है कि नहीं? तो ये जो बैक्टीरिया हैं, ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। ये इस डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत क्रूशियल रोल है फॉर आवर एनवायरनमेंट, है ना। तो ये इनका एक रोल हो गया, जहाँ पर ये डिकम्पोजर्स का काम कर रहे हैं। दूसरा रोल, कई तरह के मेडिसिन और फूड के प्रोडक्शन में भी ये यू बैक्टीरिया, ये हेटेरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया मदद करते हैं। जैसे कि बहुत से एंटीबायोटिक्स बनाने में ये मदद करते हैं। कर्ड जो बनता है, दूध से जो दही बनने का जो प्रोसेस होता है, उसमें एक बहुत क्रूशियल रोल होता है बैक्टीरिया का। इनफैक्ट आप लोगों ने अपने घर पर भी कर्ड बनते हुए देखा होगा, ये कभी खुद भी बनाया होगा हो सकता है। हम क्या करते हैं, दूध को हल्का सा गर्म कर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा, ज़रा सा, मतलब 1 चम्मच दही डाल देते हैं और उसे वैसे ही छोड़ देते हैं ओवरनाइट। अगले दिन सुबह हम देखते हैं दूध जो है वो दही बन चुका है। सो ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क का जो प्रोसेस है, इसमें सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है लैक्टोबैसिलस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कर्ड में पाया जाता है और यही बैक्टीरिया कर्डलिंग के प्रोसेस को अकर करवाता है, राइट। तो इस तरह से कई फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, कई मेडिसिन, कई एंटीबायोटिक्स बनते हैं, जहाँ पर बैक्टीरिया का बहुत क्रूशियल रोल होता है। इतना ही नहीं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में। इसका भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देती हूँ मैं। इनफैक्ट फील्ड्स को भी ये फर्टिलाइज कर सकते हैं। कैसे? देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया है, ये पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स पे। बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर दिए मैंने। लेग्यूमिनस प्लांट्स बोले तो जैसे पीज, जिसमें लेग्यूम्स होते हैं, जैसे पीज, सोयाबीन्स, बीन्स, इस तरह के प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं ये वाले बैक्टीरिया राइजोबियम, ठीक है। अब राइजोबियम और इन प्लांट्स के बीच में, ये रूट नोड्यूल्स, इन प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स के बीच में और राइजोबियम के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है? म्यूचुअल बेनिफिट का रिलेशनशिप है, जिसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कैसे? राइजोबियम का फायदा यह है कि भाई इसे तो अपना खाना मिल रहा है फ्रॉम द रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट। प्लांट का फायदा क्या है? ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब ये जो बैक्टीरिया है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है, ये सॉइल में नाइट्रेट के फॉर्म में फिक्स करता है, राइट। मतलब प्लांट के लिए वो नाइट्रोजन को अवेलेबल करवाता है इन द सॉइल।
उससे प्लांट का फायदा है, क्योंकि प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इज अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट, है ना। तो प्लांट को तो चाहिए होता है भाई नाइट्रोजन, और बैक्टीरिया उसे वो प्रोवाइड करा रहा है। तो इसका मतलब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसे मिल रहा है खाना, प्लांट को क्या मिल रहा है, प्लांट के ग्रोथ में जो नाइट्रोजन की जरूरत है वो नाइट्रोजन ये बैक्टीरिया उसे दिला रहा है, राइट। तो दोनों का बेनिफिट है, इसीलिए ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब अगर ऐसे सोचो कि भाई ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहा है, यानी कि जो सॉइल है उस सॉइल में नाइट्रोजन ज्यादा हो रहा है, यानी कि इससे क्या होगा, जो फील्ड है इसमें ये फर्टिलाइज का काम कर रहा है, फील्ड को फर्टिलाइज कर रहा है, वहां पर जो क्रॉप की जो यील्ड होगी, जो ग्रोथ होगी प्लांट्स की, वो काफ़ी बेहतर होगी, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो जितने भी हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ये कई तरह तरह के इसके एप्लीकेशंस हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल होते हैं। अब भाई सिर्फ अच्छी बातें करना काफ़ी नहीं है, जहाँ अच्छे बैक्टीरिया हैं वहाँ बुरे बैक्टीरिया भी हैं। बैक्टीरिया सिर्फ हीरो नहीं है, विलन बैक्टीरिया भी हैं। तो जिस तरीके से बैक्टीरिया हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ों में काम आते हैं, कभी फूड बनाते हैं, कभी मेडिसिन बनाते हैं, तो कभी फील्ड्स फर्टिलाइज करते हैं, तो कभी डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं, एग्जैक्टली। और इस तरह के डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को हम कहते हैं पैथोजेंस, एग्जैक्टली। इन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। इनफैक्ट हम ह्यूमन बीइंग्स में कई सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कॉज करते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि टाइफॉइड कॉज करता है सैल्मोनेला टाइफी। ये सैल्मोनेला टाइफी जो है एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम है जो टाइफॉइड कॉज करता है। नाम कैसा नाम है, ये साइंटिफिक नेम है जीनस स्पीशीज। देखो उसी फॉर्मेट में लिखा गया है इसे, जीनस कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, स्पीशीज का नाम टाइफी ये स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कोलेरा होता है ह्यूमन बीइंग्स में, जो कि अगेन कॉज करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है वाइब्रायो कोलेरे। टिटेनस होता है एक और बैक्टीरिया से जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी के नाम से भी लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, साइफिलिस कॉज करता है ट्रेपोनेमा पैलिडम। और सिर्फ ह्यूमन से नहीं, बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स में भी कई ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कॉज करते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि सिट्रस सैंकर, ये कॉज करता है एक बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनस। तो इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि भाई बैक्टीरिया भी हर तरह के होते हैं, कुछ हमें फायदे करते हैं तो कुछ हमें बीमारियां देते हैं। तो चलो बच्चों तैयार हो देखने के लिए अगले टाइप ऑफ बैक्टीरिया को थोड़ा डिटेल में, जो कि है सायानोबैक्टीरिया। सायानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये नाम सायानोबैक्टीरिया कहाँ से आया? सायानो जो वर्ड है इसका मतलब होता है ब्लू। तो जब इस तरह के बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है तो हमें कुछ इस तरह का व्यू आता है, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। और देखो इनका कलर क्या है, ब्लू कलर है, यहीं से इनका नाम पड़ा सायानोबैक्टीरिया। तो सायानोबैक्टीरिया की सबसे खास बात यह है कि इस तरह के बैक्टीरिया जो हैं दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यस जस्ट लाइक आवर ग्रीन प्लांट्स। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से ये अपना फूड खुद से बनाते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट, यानी कि जो सायानोबैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीजन ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में, राइट, यानी कि ये एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन रिच बनाते हैं। तो ये सायानोबैक्टीरिया की सबसे खास बात होती है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा ऑक्सीजन भर देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि ये साइनोबैक्टीरिया जो है दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी ऑन अर्थ। इन्हें एंसेस्टर्स इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि जो बाकी बैक्टीरिया है वो तो इन पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। सो इन दैट सेंस ऑल्सो ऐसा माना जाता है दैट दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल अदर लाइफ फॉर्म्स जो हम आज की डेट पे अर्थ पे देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला नंबर है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा जो है ये पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं। पैरासिटिक अब तक तो सबको पता ही है, पैरासाइट का मतलब ही है कि किसी और ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जा करके ये अपना सेटल हो जाते हैं, मज़े में अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं और साथ ही साथ उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी पहुँचा देते हैं, राइट। तो ये होते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। इतना ही नहीं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें सेल वॉल
होता ही नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, सेल वॉल होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये आर्ची बैक्टीरिया के एक बहुत ही कॉन्ट्रास्ट में आता है, क्योंकि आर्ची बैक्टीरिया के केस में उनका जो सेल वॉल होता है वो बिल्कुल तगड़ा वाला सेल वॉल होता है, टफ सेल वॉल्स होते हैं, और यहाँ माइकोप्लाज्मा के केस में सेल वॉल होता ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक और ख़ास बात है यार, हम सभी को पता है कि बैक्टीरिया तो अपने आप में ही बहुत छोटे होते हैं और उनमें भी सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं ये माइकोप्लाज्मा। तो यानी कि ये जो माइकोप्लाज्मा है ये होते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं ये। चलो बढ़िया है। अब बात करते हैं कि भाई हैबिटेट क्या है इनकी, कहाँ पर पाए जाते हैं ये। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये क्या करते हैं, होस्ट ढूंढते रहते हैं कि भाई किसके यहाँ जाके मैं उधम मचाऊं, अपना सारा न्यूट्रिशन लूँ और साथ में नुकसान भी पहुंचाऊं, है ना। तो इनके हैबिटेट में आता है हमारा, यस हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आके बस जाते हैं। बहुत बार यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में आके बस जाते हैं, ब्लड स्मीयर्स में पाए जाते हैं। तो ये सारे होते हैं इनके हैबिटेट। अब जैसे ही मैंने बोला कि ये पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में बीमारियां कॉज करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं। किस तरह की डिजीजेस ये कॉज करते हैं, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये निमोनिया कॉज कर सकता है, जिसे कॉज करता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ओके, इसके अलावा ये फेलिन इन्फेक्शियस एनीमिया भी कॉज कर सकता है। तो इस तरह की बीमारियां भी इस पर्टिकुलर माइकोप्लाज्मा के वजह से होता है। तो भाई मोनेरा के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद अब फाइनली हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। तो बैक्टीरिया जो है, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया ही होते हैं, तो बैक्टीरिया जो हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। यस, तो यहाँ पर दोनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें मेजरली या तो फिशन देखने को मिलता है या फिर स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेथड्स है, इनके बारे में हमने पहले अपने जूनियर क्लासेस में भी हमने पढ़ रखा है कि ये क्या होते हैं, इन मेथड्स से किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि एक सिंगल पेरेंट से उसी ऑर्गेनिज्म के ढेर सारे कॉपीज बनते चले जाते हैं। सो दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरी तरफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जहां पर दो पेरेंट्स की जरूरत होती है टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया के केस में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसके अंदर मेजरली डीएनए ट्रांसफर टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फिशन के बारे में। फिशन जो कि एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में। ठीक है, तो इस शब्द का, फिशन शब्द का मतलब ही होता है टूट जाना, स्प्लिट कर जाना। मतलब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो टूट के, वो स्प्लिट करके दो नए ऑर्गेनिज्म बना देता है। यस एग्जैक्टली, सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म टूट के दो ऑर्गेनिज्म बना देगा, बट ऐसा ही होता है। यस, तो चलो देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली बैक्टीरिया में। सो लेट अस सपोज ये हमारा एक बैक्टीरियम है। बाय द वे सभी को पता ही होगा राइट कि बैक्टीरिया जो है ये एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। एग्जैक्टली, तो ये हमारा पेरेंट बैक्टीरियम है। ठीक है, क्या होता है कि इसके अंदर का जो क्रोमोसोम है इसका कॉपी बन जाता है। तो देखो यहाँ पर क्रोमोसोम का कॉपी बन गया, जिसकी वजह से जो सेल है ओवरऑल वो थोड़ा एनलार्ज हो गया, सेल हमारा ओवरऑल बड़ा हो गया। विथ टाइम हम क्या देखेंगे, ये जो क्रोमोसोम का जो कॉपी बना है ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं और इवेंचुअली इनके बीच में एक वॉल फॉर्म हो जाता है और ये सेपरेट आउट हो जाते हैं और हमें मिल जाते हैं दो डॉटर बैक्टीरिया। तो इवेंचुअली इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ बच्चों, एक पेरेंट बैक्टीरियम से हमें दो डॉटर बैक्टीरिया मिल गया। राइट, अमेजिंग है ना। तो अब इस प्रोसेस में होता यह है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है इट सीजेस टू एग्जिस्ट, ऐसा आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ मिलता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही फिशन हो गया तो जो पेरेंट था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ गया पेरेंट? अरे यार, जो पेरेंट था वही तो टूट के अब दो डॉटर बन गया। तो फाइनल आउटपुट में मेरे पास दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स है, पेरेंट अब नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन फिशन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सीजेस टू एग्जिस्ट। सीजेस मतलब स्टॉप्स टू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है फिशन के बाद। ठीक है, तो ये था फिशन। तो चलो बच्चों अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है।
राइट। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि यहाँ पर हमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली तो चलो इस प्रोसेस को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो लेट अस सपोज कि ये दो पेरेंट्स हैं, मतलब ये दो अलग अलग बैक्टीरिया हैं, दो अलग पेरेंट्स हैं, तो इसका मतलब दोनों के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो अब दोनों के पास अलग अलग जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम कैसे दिखाएं? हमने क्या किया है, दोनों में क्रोमोसोम का कलर बदल दिया है। तो एक पेरेंट के पास रेड कलर का क्रोमोसोम है, दूसरे पेरेंट के पास ब्लैक कलर का क्रोमोसोम है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम में ही तो होता है। ठीक है, अब क्या होगा, इन दो पेरेंट्स के बीच में बनेगा एक ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है, इधर के सामान को उधर पहुंचाना, उधर के लोगों को इधर पहुंचाना, राइट, यही तो काम होता है। तो यहाँ पर भी ब्रिज का कुछ ऐसा ही काम है। इस ब्रिज के थ्रू जो हमारा पहला पेरेंट है, ये अपने क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट या पूरा पार्ट जो है वो दूसरे पेरेंट को भेजेगा थ्रू द ब्रिज। तो देखो यहाँ पर ये जो रेड वाला क्रोमोसोम है, इसका कुछ पार्ट जो है ये कहाँ चला गया है, हमारे सेकेंड पेरेंट के पास चला गया है। अब सेकेंड पेरेंट के पास ऑलरेडी किस कलर का क्रोमोसोम था, ब्लैक। अब यहाँ पे देखो कलर इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस। मेरे बोलने का मतलब है कि इनका जो क्रोमोसोम है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल अलग है। तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल अलग है, ये दिखाने के लिए मैंने अलग कलर का यूज किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो मेरे पेरेंट 2 हैं, इनके पास पहले था पूरा ब्लैक कलर का क्रोमोसोम, बट अब उस ब्लैक क्रोमोसोम में क्या मिक्स हो गया है, ये रेड क्रोमोसोम भी मिक्स हो गया है जो फर्स्ट पेरेंट ने भेजा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर ये जो पेरेंट 2 है, अब इनके पास कैसा क्रोमोसोम है, ब्लैक एंड रेड का मिक्स्ड क्रोमोसोम है। ठीक है, अब जब ये पेरेंट बैक्टीरियम रिप्रोड्यूस करेंगे या फिर फिशन अंडरगो करेंगे तो क्या होगा, ये स्प्लिट करेंगे, इनके अंदर क्रोमोसोम का कॉपी बनेगा, जो प्रोसेस अभी डिस्कस किया था, राइट। क्रोमोसोम का कॉपी बना, क्रोमोसोम का कॉपी बना, धीरे धीरे वो दूर गए, बीच में वॉल बना, तो 2 डॉटर बैक्टीरिया बन गए। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, जो 2 डॉटर बैक्टीरिया बने, इनके क्रोमोसोम कैसे हैं, ब्लैक एंड रेड मिक्स्ड है। एग्जैक्टली लेकिन जो हमारा ओरिजिनल पेरेंट था वो कैसा था, जो ओरिजिनल जो 2 पेरेंट्स के साथ हमने कहानी शुरू की थी, उसमें एक पेरेंट के पास पूरा रेड क्रोमोसोम था, दूसरे के पास पूरा ब्लैक क्रोमोसोम था। बट जो मुझे मिले डॉटर बैक्टीरिया, उनके पास कैसे हैं, रेड एंड ब्लैक का मिक्स्ड है, राइट। तो इसका मतलब है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो पेरेंट का कॉपी बनता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं डॉटर्स, बट यहाँ पर जो डॉटर है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। डॉटर देखो दोनों में से किसी भी पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि एक पेरेंट के पास पूरा ब्लैक क्रोमोसोम है, दूसरे के पास पूरा रेड क्रोमोसोम है, पर डॉटर के पास रेड एंड ब्लैक का मिक्स है, राइट। तो इसका मतलब है इस प्रोसेस के दौरान जो डॉटर ऑर्गेनिज्म हमें मिल रहे हैं, ये अपने पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, इसीलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। साथ ही साथ ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहां पर दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके पास रेड क्रोमोसोम था उसका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसके पास ब्लैक था उसका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व है, यानी कि ये क्या है, एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली लॉजिकली अगर देखो तो क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो प्यारे बच्चों, मोनेरा किंगडम की कहानी यहीं पे खत्म होती है और अब शुरुआत करेंगे हम कहानी प्रोटिस्टा किंगडम की। एग्जैक्टली तो प्रोटिस्टा हमारा दूसरा किंगडम है, और इससे पहले कि हम प्रोटिस्टा में डीप डाइव करें, सबसे पहले देखेंगे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोटिस्टा के अंडर फॉल करने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोटिस्टा में फॉल करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये होते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, यूकैरियोट्स मतलब अगर हम इनके सेल के अंदर झांक के देखें तो इनमें होते हैं स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हमें दिखते हैं, और हर सेल ऑर्गेनेल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो यानी कि यहाँ पर हमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं, हमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये काफी अलग है कंपेयर टू मोनेरा, क्योंकि मोनेरा के अंदर हम बात कर रहे थे अबाउट प्रोकैरियोट्स, जिनके अंदर डिस्टिंक्ट अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स नहीं दिखते हैं, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस भी हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी कि वो एक ही सेल से बने होते हैं।
अगर बात करें न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। अब ये मत पूछना कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऑटो बोले तो सेल्फ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं राइट फ्रॉम स्क्रैच, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है। तो अब प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों मोड के न्यूट्रिशन वाले मिल जाते हैं। बात अगर करें हैबिटेट की, तो ये प्रेफर करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट या फिर मॉइस्ट हैबिटेट, मतलब ऐसे हैबिटेट्स, ऐसे जगह पे ये रहना पसंद करते हैं जहां पर पानी जरूर हो। अब अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो ये सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के कहानी का सारांश ये है कि प्रोटिस्टा के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स के बारे में, मतलब एक सेल से बने हुए यूकैरियोट्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। अब बच्चों, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनको किस किंगडम में डालना है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को हम कौन से किंगडम में डालें, उसी में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटिस्टा के अंदर जो है काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आपको मिल जाएंगे जो फोटोसिंथेसिस अंडरगो करते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यानी कि ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स हैं, हो सकता है किसी बायोलॉजिस्ट के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, लेकिन किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए हो सकता है वही ऑर्गेनिज्म एक प्लांट है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस अंडरगो कर रहा है। तो इस तरह के कंफ्यूजन आ सकते हैं बहुत बार, क्योंकि बेस्ड ऑन किस कैरेक्टरिस्टिक पे हम उस ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में डाल रहे हैं, बहुत बार दैट इटसेल्फ लीड्स टू कंफ्यूजन, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोटिस्टा किंगडम है ना, इसमें तो एक बहुत ही अनोखी बात यह है कि हम नोटिस करते हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर फॉल करने वाले कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे किंगडम से सिमिलैरिटी शो करते हैं। यस, इसी वजह से कहा जाता है कि प्रोटिस्ट्स जो हैं, इनका लिंक है बाकी किंगडम्स के साथ भी। कैसे, बताती हूँ मैं। जैसे कई सारे प्रोटिस्ट्स हैं जिनका प्लांट्स के साथ काफ़ी सिमिलैरिटी है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका एनिमल्स के साथ सिमिलैरिटी है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका फंगाई के साथ सिमिलैरिटी है। तो इस चक्कर में हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। एक्चुअली ये ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटिस्ट्स, बट इनकी सिमिलैरिटीज हैं प्लांट किंगडम के साथ या एनिमल किंगडम के साथ या फिर फंगाई के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे अगर हम बात करें एल्गी के बारे में, ठीक है। अब एल्गी ना बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की, ठीक है, तो ये ब्राउन एल्गी जो है ये प्रोटिस्टा के अंदर फॉल करता है। अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात किया था, याद करो, साइनोबैक्टीरिया, एग्जैक्टली। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये फॉल करता है मोनेरा किंगडम में। अगर मैं बात करूं ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी फॉल करता है प्लांट किंगडम में। तो देखो अपने आप में कितना कंफ्यूजन है। अलग अलग टाइप के एल्गी जो हैं ये अलग अलग किंगडम में फॉल करते हैं। तो अब ये जो ब्राउन एल्गी है जो प्रोटिस्टा में फॉल करता है, इसकी काफ़ी सिमिलैरिटी है प्लांट्स के साथ, तो इसीलिए ये हो गए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स। दूसरी तरफ अगर मैं एग्जांपल दूं प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ जो है ये प्रोटिस्टा के अंदर फॉल करता है, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये हैं प्रोटिस्ट्स, बट इनमें एनिमल्स के साथ काफ़ी सिमिलैरिटी है। कैसे? जिस तरह एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, उनमें मोबिलिटी होती है, ठीक उसी तरह ये जो प्रोटोजोआ है उनमें भी मोबिलिटी होती है। तो इनको हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, यानी कि एनिमल जैसे दिखने वाले या एनिमल से सिमिलैरिटी रखने वाले प्रोटिस्ट्स। उसके बाद होते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स। इनफैक्ट मोल्ड वर्ड जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? फंगस। जैसे एक सड़ा हुआ टमाटर, एक सड़ा हुआ संतरा, अगर आप सोचो दिमाग में तो उनके ऊपर एक वो क्रीमिश कलर की लेयर बन जाती है, जो कुछ टाइम के बाद वैसे ही रख दिया जाए तो ब्लैकिश लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। ये दिमाग में आते ही इस तरह का मोल्ड, इसको हम मोल्ड भी कहते हैं, इस तरह का दिमाग में आते ही हमें क्या याद आता है? फंगस। लेकिन स्लाइम मोल्ड्स,
वाटर मोल्ड्स, ये फंगस नहीं है, ये है प्रोटिस्ट्स, लेकिन दे आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारा प्रोटिस्टा किंगडम जो है ना, ये काफ़ी यूनिक है अपने आप में, इन द सेंस कि इसके अंदर हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं जिनकी सिमिलैरिटीज दूसरे किंगडम के साथ है। तो चलो बच्चों फटाफट से देखते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर हम कौन कौन से ग्रुप्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर हम 5 ग्रुप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि हैं क्रिजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, प्रोटोजोआ, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। तो अब ये 5 ग्रुप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखो, आपको कोई ऐसा सवाल तो पूछेगा नहीं कि भाई बताओ प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन कोई ऐसे ज़रूर पूछ सकता है कि भाई क्रिजोफाइट्स जो है ये कौन से किंगडम में फॉल करता है, या फिर कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द प्रोटिस्टा किंगडम, राइट। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटिस्टा के अंदर हम कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ते हैं, और ताकि आप इनमें से किसी के भी नाम को ना भूलो, इसके लिए मैं देती हूँ आपको एक मेमोरी ट्रिक। कैसे याद रखोगे इन 5 नामों को? देखो, इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन 5 नाम को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा मेमोरी ट्रिक कुछ ऐसा है: क्रिस, डायना, प्रोटेस्ट, यूनाइटेडली, स्लोगन। ठीक है, क्या है? क्रिस, डायना, प्रोटेस्ट, यूनाइटेड, स्लोगन। कैसे याद रहेगा? क्रिस से याद आ जाएगा क्रिसोफाइट्स, डायना से याद आएगा डायनोफ्लैजेलेट्स, प्रोटेस्ट से याद आएगा प्रोटोजोआ, यूनाइटेड से याद आएगा यूग्लिना, स्लोगन से याद आएगा स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन 5 नाम को याद रख सकते हो। ठीक, तो चलो अब एक एक करके हर एक को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि भाई उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, है ना। तो चलो थोड़ा बहुत डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिजोफाइट्स की। क्रिजो शब्द का मतलब होता है गोल्डन, फाइट का मतलब होता है प्लांट, यानी कि इसके अंदर कैटेगराइज करेंगे हम गोल्डन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्ट्स की, यानी कि यहाँ पर हम ऐसे प्रोटिस्ट्स की बात कर रहे हैं जो प्लांट लाइक है, जिनकी सिमिलैरिटी है प्लांट से और जिनका कलर जो है वो गोल्डन है। तो बेसिकली क्रिजोफाइट्स के अंदर आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ठीक है, तो डायटम्स का जो कलर होता है वो गोल्डन होता है, या फिर कभी कभी वो कलरलेस होते हैं। एंड गोल्डन एल्गी ऑफ कोर्स उनके कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर होता है। ठीक है, तो अब ये फॉल करते हैं अंडर क्रिजोफाइट्स। अब जाहिर सी बात है कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, क्योंकि इनमें प्लांट से सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्लांट से सिमिलैरिटीज होती है, इस वजह से इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनके अंदर पाया जाता है एक रिजिड सेल वॉल। चूंकि प्लांट से सिमिलर होते हैं इसीलिए इनमें पाया जाता है एक रिजिड सेल वॉल, और ये रिजिड सेल वॉल बना होता है पेक्टिन या फिर सेल्यूलोज या फिर सिलिका से। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सेल वॉल को रिजिडिटी देता है। ठीक है, इतना ही नहीं, इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, यस, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि इनमें से काफ़ी ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएंगे जस्ट लाइक प्लांट्स, तभी तो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स हैं। इसके अलावा क्रिजोफाइट्स के अंदर पाए जाते हैं कुछ पिगमेंट्स जैसे कि ज़ैंथोफिल्स, जैसे कि कैरोटीन। तो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जैसे पिगमेंट्स के होने से ही इनमें ये गोल्डन कलर हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे इनके न्यूट्रिशन की। तो ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि मोस्टली ये अपना खाना खुद बना पाते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स, तभी ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स हैं। यस, जिस तरह से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और उस फूड को वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक उसी तरीके से इनके केस में, ये जो क्रिजोफाइट्स होते हैं, इनके केस में जो फूड स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। यस, ये ऑयल के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। ग्रेट, अब बात करते हैं डायटम्स की। आप लोगों को जान के सरप्राइजिंग लगेगा कि ओशन में जो चीफ फूड प्रोड्यूसर होते हैं, जो मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड होते हैं, वो होते हैं डायटम्स। यस, यू हर्ड दैट राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि डायटम्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर पाते हैं, और ये ओशन के, समझ रहे हो ओशन कितना बड़ा है, उसमें कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, बट ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं डायटम्स। अब ऐसी बात नहीं है
हैं कि सारे के सारे क्रिजोफाइट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ ऐसे भी क्रिजोफाइट्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। तो इस तरह के जो क्रिजोफाइट्स होते हैं दे फीड ऑन स्मॉल बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हम बात करें हैबिटेट की, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर में पाए जाए या फिर मराइन पाए जाए, बट ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। इनफैक्ट इनमें ये खास बात ये भी होती है कि ये पानी में जो है ना पैसिवली फ्लोट करते हैं, पानी में जो है ये काइंड ऑफ स्विम कर पाते हैं फ्रीली, एंड दैट्स हाउ दे स्टे इन वाटर। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो मोस्टली इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है। अब बच्चों, जहां हम क्रिजोफाइट्स की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट जहां आप डायटम्स की बात कर रहे हैं, वहां पर डायटोमेशियस अर्थ के बारे में बात करना तो बनता ही है। सो डायटोमेशियस अर्थ ये होता क्या है? पता चल ही रहा होगा, डायटम से रिलेटेड ही कुछ है। तो अभी अभी मैंने बच्चों आपको बताया कि डायटम्स के जो सेल वॉल्स होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग सेल वॉल्स। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि इनके सेल वॉल्स सिलिका से बने होते हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग कि डायटम मर जाता है लेकिन उसका सेल वॉल रह जाता है। एग्जैक्टली, यू हर्ड दैट राइट। ऐसा ही होता है, और ऐसा होने की वजह से क्या होता है, बहुत सालों के बाद में ढेर सारे डायटम्स मर तो गए हैं, लेकिन उन सब के सेल वॉल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते गए हैं। सेल वॉल्स में क्या था? सिलिका था, यानी कि ढेर सारा सिलिका जो है वो जमा होते जा रहा है। तो इतना सारा जो सिलिका का जो डिपॉजिट जो जमा हो रहा है ओवर द ईयर्स, उसे ही हम कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग, राइट? अब सोचने वाली बात यह है कि भाई सेल वॉल जो है डायटम्स का वो इतना स्ट्रांग होता कैसे है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि ये सिलिका से बना होता है, जिसकी वजह से ये इतना रिजिड और स्ट्रांग होता है। दूसरा कारण ये है कि जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा अलग होता है, एक सिंगल लेयर नहीं होता है। दो सेल आपस में एकदम परफेक्टली फिट होके ये सेल वॉल बनाते हैं, राइट? मतलब जैसे कोई डब्बा होता है ना, जैसे सोप केस जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। अगर आप सोप केस को देखो, नीचे का बॉक्स ऐसा है, उसका ढक्कन ऐसा है, इस तरीके से वो बने हुए हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, तो वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो इनका सेल वॉल का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है कि दो सेल के लेयर जो है एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से इनके सेल वॉल्स जो है वो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर रिजिड होते हैं, और ये कभी ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, मतलब ये कभी खराब नहीं होते, राइट? सो ये हो गया डायटोमेशियस अर्थ। अब डायटोमेशियस अर्थ का अपने आप में बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है, बड़े अच्छे यूजेस हैं। अगर हम इसके टेक्सचर को देखें ना, तो ये जो डायटोमेशियस अर्थ होता है ये थोड़ा सा रफ टेक्सचर का होता है, मतलब थोड़ा सा कह लो सैंडी टेक्सचर या ग्रिटी टेक्सचर, थोड़ा रफ टाइप का सरफेस होता है उसका। ये होने की वजह से क्या होता है, ये क्लीनिंग के बहुत काम आता है। जैसे अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, जब हम बॉडी का स्क्रबर यूज़ करते हैं, वो स्क्रबर का सरफेस कैसा होता है? रफ होता है, राइट? जब हम ब्रश यूज़ करते हैं कपड़ों को क्लीन करने के लिए, ब्रश का सरफेस कैसा होता है? रफ होता है। हम फेस का स्क्रब यूज़ करते हैं, वो स्क्रब कैसा होता है? थोड़ा ग्रिटी टाइप का होता है, थोड़ा रफ टाइप का होता है, राइट? तो क्लीनिंग या पॉलिशिंग के लिए हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो थोड़े से ऐसे रफ टेक्सचर वाली चीज़ें होती है, और डायटोमेशियस अर्थ के इस ग्रिटी नेचर की वजह से ही इसे हम पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, इसे हम फेस स्क्रब्स बनाने के यूज़ में लेते हैं, इसे हम वेरियस क्लीनिंग पर्पसेस में यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट्स में यूज़ करते हैं। इनफैक्ट इसका एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है विच इज़ पेस्ट कंट्रोल। अब आप सोचोगे कि भाई डायटोमेशियस अर्थ पेस्ट कंट्रोल कैसे करता है? पेस्ट कंट्रोल क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसेक्ट को मार दे, दैट्स हाउ इट कैन हेल्प इन पेस्ट कंट्रोल, राइट? अब इंसेक्ट के बॉडी को अगर हम देखें तो उनके बॉडी में एक आउटर लेयर होता है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। तो ये जो डायटोमेशियस अर्थ होता है, इनमें एक और खासियत होती है कि ये लिपिड्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट के उस आउटर लेयर में से, क्यूटिकल में से लिपिड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब लिपिड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या होता है, इंसेक्ट के बॉडी के आउटर लेयर में से जो है ना मॉइस्चर चला जाता है, तो वो ड्राई हो जाता है। इवेंचुअली क्या होता है, इंसेक्ट डिहाइड्रेट होके मर जाता है, राइट? तो इस तरीके से ये पेस्ट कंट्रोल के काम आता है। चूंकि ये पेस्ट कंट्रोल के काम आता है, इसीलिए हम इसे ग्रेन स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट? कि जहाँ पर भी आप ग्रेन्स वगैरह स्टोर कर रहे हो, वहाँ पर आप पेस्ट तो नहीं चाहते हो ना, तो वहाँ पर भी ये
काम आता है। तो इस तरीके से देखो डायटोमेशियस अर्थ जो है ये एक काफ़ी यू कैन से काम की चीज़ है। सुपर। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट विच इज डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स नाम पे फोकस करेंगे। डाई बोले तो 2, फ्लैजेला तो हम सबको पता ही है, यानी कि ऐसे प्रोटिस्ट्स दिन में 2 फ्लैजेला हो, ये एक सोच हो सकती है। दूसरा डायनो, इस वर्ड का मतलब ही होता है व्हर्लिंग या फिर मूविंग, यानी कि ऐसे प्रोटिस्ट्स जिनमें है मूव करने वाले फ्लैजेला। तो इन सारे चीज़ों को साथ में मिला दे तो हम कह सकते हैं कि डायनोफ्लैजेलेट्स कुछ ऐसे प्रोटिस्ट्स हैं जिनमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये फ्लैजेला कैसे फ्लैजेला होते हैं, दे आर व्हर्लिंग और मूविंग फ्लैजेला। तो जो 2 फ्लैजेला होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजेला, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। ठीक है, तो ये हो गए भाई डायनोफ्लैजेलेट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो अब धीरे धीरे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इनके सबसे पहले बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इनमें खास हैं हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं इनको ना ही हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स कहते हैं और ना ही एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स कहते हैं। तो हम एग्जैक्टली इनको किसी भी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं करते हैं। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें अलग अलग डायनोफ्लैजेलेट्स में किसी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे किसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो किसी में कैरोटीन पाया जाता है, तो किसी में ज़ैंथोफिल पाया जाता है। और बेस्ड ऑन कौन सा पिगमेंट किस में पाया जाता है वो अलग अलग कलर्स में भी हमें दिखते हैं, राइट, क्योंकि ये जो सारे पिगमेंट्स हैं ये कुछ ना कुछ कलर इम्पार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो इस तरह के पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर की जब मैं बात कर रही हूँ डायनोफ्लैजेलेट्स की, तो एक बड़ी खास बात है इनमें, डायनोफ्लैजेलेट्स में हमें देखने को मिलता है आई स्पॉट, यस, जो कि एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल है। जैसे हमारे बॉडी में आईज हैं, राइट, आईज आर लाइट सेंसिटिव, जो लाइट को सेंस कर सकता है। तो एक इसी तरह का लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल पाया जाता है डायनोफ्लैजेलेट्स में, जिसे हम कहते हैं आई स्पॉट। इनफैक्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एरिथ्रोप्सीडियम, जहाँ पर हमें सबसे छोटा आई स्पॉट देखने को मिलता है, द स्मॉलेस्ट आई स्पॉट एवर। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई विद रिगार्ड्स टू स्ट्रक्चर। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये भी एक्वेटिक होते हैं, चाहे फ्रेश वाटर हो या फिर मैराइन हो। ओके, अगर बात करें हम न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन कैसा होता है यहाँ पर, चूँकि मैंने बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल होता है, तो कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक वाले भी होते हैं, तो कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स ऐसे भी होते हैं जो शिकार करते हैं, इंजेशन ऑफ प्रे। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, मतलब एक प्रे पकड़ते हैं और उसे निगल जाते हैं, खा जाते हैं, राइट। सो दोनों ही कैटेगरीज के हमें डायनोफ्लैजेलेट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर पिक्चर पे आपको एक फिश दिख रहा होगा और उस फिश के बॉडी के ऊपर कुछ येलो स्पॉट्स दिख रहे होंगे। वो जो स्पॉट्स हैं वो एक्चुअली स्पॉट्स नहीं हैं, वो येलो स्पॉट्स हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, जिनका नाम है ऊडीनियम। तो ये जो ऊडीनियम है दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, यानी कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप इस पिक्चर को देखो तो यहाँ पर वाटर के ऊपर आपको एक ब्लू कलर का लेयर दिख रहा है। लेट मी टेल यू, ये लेयर कोई लेयर नहीं है, ये जो ब्लू लेयर है दैट इज बिकॉज ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स, जिनका नाम है नॉक्टिल्यूका। तो नॉक्टिल्यूका जो है ये एक ऐसे तरह के डायनोफ्लैजेलेट्स हैं जिनका खाना होता है फिश एग्स। तो यानी कि ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, फिश एग्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ओके, अगर डायनोफ्लैजेलेट्स के रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली ये लोग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट टू बाय फिशन। हालांकि कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो बच्चों, अब जब हम डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो चलो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर अबाउट रेड टाइड। रेड टाइड, समुंदर का टाइड लाल कब से होने लगा? वेल, तो रेड टाइड जो है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम मतलब, ब्लूम का मतलब क्या होता है? फूल खिलता है, ब्लूमिंग, उसे हम ब्लूम कहते हैं, मतलब चीज़ों का प्रोड्यूस होना। एल्गल ब्लूम मतलब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, जब एल्गी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे, बहुत ज़्यादा एल्गी रैपिडली ग्रो करने लगे, तो उसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो अब आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो क्या कि रेड टाइड जो है, पानी का कलर रेड नहीं हुआ है, पानी में कुछ रेड कलर का मिलाया भी नहीं गया है, लेकिन शायद पानी में जो है रेड कलर के कुछ एल्गी का
रैपिड ग्रोथ हो चुका है एंड एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ है। बट वो रेड एल्गी नहीं है, वो रेड डायनोफ्लैजेलेट्स हैं जिनका नाम है गोनियालॉक्स। तो ये जो रेड डायनोफ्लैजेलेट्स हैं गोनियालॉक्स, इनके रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से, इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन मतलब इतने सारे रेड डायनोफ्लैजेलेट्स हैं कि हमें वो रेड टाइड की तरह दिख रहा है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये जो प्रोसेस होता है ना रैपिड मल्टीप्लिकेशन का, इस दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स भी रिलीज होते हैं जो बाकी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। मतलब इस हद तक हार्मफुल होते हैं कि रेड टाइड के दौरान जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उनके वजह से जो बाकी फिशेस या बाकी एक्वेटिक लाइफ है उनकी डेथ भी हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 ग्रुप्स हमने कर लिए हैं खत्म। अब शुरू करेंगे तीसरा ग्रुप विच इज यूग्लिनॉइड्स। बाय द वे, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैम आप तो एक के बाद एक ग्रुप पढ़ाते चले जा रहे हो, बट हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें याद रहेंगे कैसे, तो उन सबको बता दूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। इन 5 ग्रुप्स को खत्म करने के बाद मैं दूंगी एक ऐसा रिकैप विथ ट्रिक्स विथ टिप्स, ऐसा एक रिकैप दूंगी कि याद तो आपको होना ही है। इनफैक्ट मैं आपको याद कराए बिना छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहो। जैसे ही 5 ग्रुप्स खत्म करेंगे तो हम करेंगे फटाफट से एक क्विक रिकैप जो कि होने वाला है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो क्या आप सभी लोग मेरे साथ बने रहोगे रिकैप तक? फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ कि यस हम रिकैप तक हैं, और रिकैप देखने के बाद जरूर बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर या नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बैक टू द टॉपिक विच इज यूग्लिनॉइड्स। अच्छा, अब जो ये यूग्लिनॉइड्स है ना, ये जो है ना, इनमें मतलब ये मिक्सचर हैं। इनमें कुछ चीज़ें प्लांट वाली है तो कुछ चीज़ें एनिमल वाली हैं। मतलब इनमें दोनों प्लांट और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बताओ, क्या है प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक? फोटोसिंथेसिस, एग्जैक्टली। यानी कि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म कर सकते हैं। ये इनमें प्लांट वाला कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमल वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एनिमल क्या कर पाते हैं जो प्लांट नहीं कर पाते हैं जनरली? मूव, यस। तो इनमें है मोबिलिटी एनिमल्स वाली। तो मोबिलिटी किस वजह से है? क्योंकि इनमें है फ्लैजेला। तो यूग्लिनॉइड्स में फ्लैजेला है, फ्लैजेला की वजह से ये मूव कर पाते हैं। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार जब ये फ्लैजेला से मूव करते हैं ना तो इस पूरे ऑर्गेनिज्म का शेप चेंज होते रहता है। वाओ, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। मतलब फ्लैजेला के हेल्प से जब ये मूव करते हैं तो इनकी पूरी बॉडी की ही शेप चेंज होती रहती है। तो है ना ये एक स्पेशल बात। अब अगर स्पेशल बात है तो उसके लिए एक स्पेशल नाम तो बनता है। तो इस स्पेशल मूवमेंट के लिए एक नाम दे दिया गया विच इज मेटाबॉली। क्या नाम है? मेटाबॉली, ठीक। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया यूग्लिनॉइड्स के बारे में। तो चलो अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब प्लांट्स जैसा इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें ऑफ कोर्स, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होता है। इनकी बॉडी होती है यार सुपर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होती है तभी तो पूरी बॉडी यूं 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 डिस्को डांस करती है मूव करते दौरान, है ना। बट बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ से आती है? बॉडी में एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसे हम कहते हैं पेलिकल, और पेलिकल की वजह से ही इनकी बॉडी में ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक। ये भी क्लियर हो गया। अब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है मैम कि इनके बॉडी में क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही, तभी तो फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म कर रहे हैं। वेल यू आर राइट, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एक कहानी ये भी है कि बहुत 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 सालों पहले इनकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता था। लेकिन ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये लोग ग्रीन एल्गी को कंज्यूम करते थे, और इतना ज़्यादा ग्रीन एल्गी कंज्यूम कर लिया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी बॉडी के अंदर इनकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट को एक्वायर कर लिया, क्योंकि ग्रीन एल्गी में तो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इस तरीके से इनके बॉडी के अंदर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लोरोप्लास्ट आ गया, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगे। यूग्लिनॉइड्स के हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, और उसमें भी मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब लाइट प्रेजेंट है तभी फोटोसिंथेसिस हो पाता है, इतना तो हम सबको पता ही है। तो अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक है, अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफिक है ऑफ कोर्स, तब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना अरेंज कर लेते हैं।
अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो ये मोस्टली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। भाई यूग्लिनॉइड्स की कहानी भी खत्म हो गई, तो चलो आप पहुंचे हैं अब हम लोग हमारे चौथे ग्रुप पे, विच इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स नाम से पता चल रहा है कि ये स्लाइमी होते हैं। स्लाइमी बोले तो कोई भी ऐसी स्लाइमी चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही हो, जैसे भिंडी अगर आप देखो, भिंडी को कट करके अंदर का जो उसका जो नेचर होता है कैसा होता है, ऐसे सलसला सा होता है, राइट, दैट इज स्लाइमी, राइट। तो ये जो ये होते हैं ये स्लाइमी होते हैं, इस वजह से इनका नाम है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। शुरुआत में मोल्ड्स के थॉट से ही लोगों को इनको देख कर ऐसा लगा कि ये तो फंगस है, राइट, क्योंकि मोल्ड्स जनरली दे आर फंगाई। तो लोगों ने सोचा कि यार ये तो फंगस है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उन्होंने डीपली इनके प्रॉपर्टीज़ को, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि नहीं यार, इनकी प्रॉपर्टीज़ तो प्रोटिस्ट से ज़्यादा सिमिलर है व्हेन कंपेयर टू फंगाई। जैसे कि फंगाई के सेल वॉल के कॉम्पोजिशन को अगर हम देखें तो फंगाई के सेल वॉल्स बने होते हैं काइटिन से। फंगाई जो है वो मूव नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है फंगाई की काफ़ी डिफरेंट थी फ्रॉम स्लाइम मोल्ड्स। तो भाई लोग फाइनली कन्विंस हो गए कि नहीं, स्लाइम मोल्ड्स जो हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रोटिस्ट से मिलती जुलती हैं, लेकिन चूंकि अपीयरेंस वाइज कुछ सिमिलैरिटीज़ फंगस के साथ भी है तो लोगों ने कहा इसे फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। बट वो कन्विंस हो गए कि ये है क्या, स्लाइम मोल्ड्स आर प्रोटिस्ट्स। ग्रेट। ये होते हैं सैप्रोफाइटिक इन नेचर। सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड और डीकेइंग मैटर पे फीड करता है। तो मतलब इनका खाना क्या होता है, बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगाई, मतलब बेसिकली डेड डीकेइंग मैटर पे ये फीड करते हैं, ठीक है। तो ये सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। ग्रेट। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पता है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स जो हैं ये साथ में मिल करके एक एग्रीगेट मास बनाते हैं। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स साथ में मिल करके इनके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये जो छोटे छोटे सेल्स साथ में आते हैं ना, इन हर एक सेल का जो सेल वॉल है वो रिटेन्ड होता है, मतलब हर एक सेल विद इट्स सेल वॉल आता है और वो सारे मिल करके एक एग्रीगेट मास बनाता है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर हैबिटेट की बात करूँ तो इनका प्रेफरेंस होता है मॉइस्ट डीकेइंग हैबिटेट। मॉइस्ट क्यों, क्योंकि वाटर की ज़रूरत होती है इनको। डीकेइंग क्यों, क्योंकि ये डीकेइंग मैटर पे ही तो फीड करते हैं, वही इनका खाना है। तो इसीलिए ये आपको सॉइल में मिल जाते हैं, लॉन्स में, फॉरेस्ट फ्लोर्स में, इन सभी जगहों पे ये मिल जाते हैं। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि एडवर्स कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। न्यूट्रिशन की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डेड एंड डीकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। और इनका फीड करने का स्टाइल कैसा होता है पता है आपको, जस्ट लाइक एमीबा। एमीबा का फीडिंग स्टाइल क्या आप लोगों को पता है, ये एनगल्फ कर लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो भी इसका प्रे होता है, जो भी इसका खाना होता है, वो पूरे के पूरे खाने को एक बार में निगल लेते हैं, एक बार में एनगल्फ कर लेते हैं, जस्ट लाइक एन अमीबा। तो अमीबा का जो फूड का इंटेक का जो स्टाइल है ना, आई थिंक वी विल डिस्कस दैट सम टाइम और द अदर। इनफैक्ट इसी वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में। तो ये एक बार में जो है ना वो पूरे फूड को एनगल्फ कर लेते हैं। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये मोस्टली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा मेथड, स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो ये स्पोर्स बनाते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं इनके बड़े ही तगड़े टफ वॉल्स होते हैं, जिसकी वजह से अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये प्रोटेक्टेड रह जाते हैं। जैसे कि मान लो बाहर अगर आंधी तूफान बारिश हो रही है, बट अगर हम एक प्रोटेक्टेड घर के अंदर हैं तो हम सेफ रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही इन स्पोर्ट्स के साथ होता है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आते हैं सो दे बेसिकली जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरीके से स्लाइम मोल्ड्स जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चलो बच्चों बात करेंगे हम अगले ग्रुप की, विच इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। अब ऐसे प्रोटिस्ट जो कुछ कुछ एनिमल की तरह हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर प्लांट की तरह सेल वॉल तो होगा नहीं, तो इसीलिए इनमें होता है नो सेल वॉल। अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की तो बाकियों की तरह इन्हें भी चाहिए होता है पानी। पानी मैंडेटरी है, तो इसीलिए इन्हें भी चाहिए होता है एक्वेटिक हैबिटेट या फिर मॉइस्ट हैबिटेट। ओके, अगर बात करें न्यूट्रिशन की तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, खुद से खाना बनाना नहीं आता है तो दूसरों पे डिपेंड
डिपेंड करते हैं। किस तरीके से डिपेंड करते हैं? पैरासिटिक भी हो सकते हैं या फिर प्रीडेटर भी हो सकते हैं। पैरासिटिक बोले तो पता ही है, अब तक तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह के वहाँ से अपना सारा खाना पीने का अरेंजमेंट कर लेते हैं और कभी कभी साथ में उनको नुकसान भी पहुँचा देते हैं। दूसरी तरफ प्रीडेटर की अगर हम बात करें तो ये होते हैं शिकारी टाइप्स। यस, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ के और उन्हें ही अपना खाना बना लेते हैं। यस, तो प्रोटोजोआ के केस में कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रीडेटर्स होते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन है ओवरऑल ये एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है। सभी एनिमल्स का जैसा न्यूट्रिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जैक्टली, इनफैक्ट हमारा ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन भी जो है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक बोले तो सॉलिड फूड का इंटेक करना, राइट? तो क्योंकि मोस्टली एनिमल्स का फूड पैटर्न क्या होता है कि वो सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं, जिसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, और प्रोटोजोआ के लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो प्रोटोजोआ के अंदर भी हमें देखने को मिलता है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो ये सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हो गई प्रोटोजोआ के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो मतलब कॉमनली सभी प्रोटोजोआ में देखने को मिलते हैं। लेकिन चलो थोड़ा और डिटेल में डीप डाइव करेंगे। अब अगर हम प्रोटोजोआ के अंदर फॉल करने वाले ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे 4 तरह के प्रोटोजोआ के। पहले एमीबॉइड प्रोटोजोआ, दूसरा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, तीसरा सीलिएटेड प्रोटोजोआ और चौथा स्पोरोजोअन्स। तो एक एक करके इन सारे ग्रुप्स को थोड़ा सा डिटेल में तो देखना बनता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एमीबॉइड प्रोटोजोआ के बारे में। एमीबॉइड नाम से क्या पता चल रहा है? किसकी तरह है ये प्रोटोजोआ? अमीबा की तरह। एग्जैक्टली, तो ये रिजेंबल करते हैं अमीबा को। अमीबा तो सभी को पता होगा, राइट? अमीबा यूनिसेल्युलर होता है, अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। और अमीबा की खास बातों की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत खास फीचर अमीबा का होता है सूडोपोडिया। एग्जैक्टली, सूडोपोडिया जिसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। मतलब वो पैर नहीं है बट पैर का काम कर देती है ज़रूरत पड़ने पे, इसीलिए इसे फॉल्स फीट कहते हैं, राइट? ओके, क्या होता है ये सूडोपोडिया? सूडोपोडिया जो है वो बेसिकली अमीबा का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वही साइटोप्लाज्म थोड़ा एक्सटेंड कर जाता है। और ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन अमीबा के लोकोमोशन में मदद करता है। मतलब उसे एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उसमें ये मदद करता है। तो एक तरीके से पैर का काम कर दिया ना। इतना ही नहीं, ये जो एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म का, ये इसे खाने में मदद करता है। एग्जैक्टली, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है अमीबा का खाना खाने का। यस, अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सटेंड हो जाता है और जो भी फूड पार्टिकल होता है उसे पूरी तरीके से अपने लपेटे में ले लेता है और उसको इनगल्फ कर जाता है, उसको निगल जाता है। तो इस तरीके से फूड पार्टिकल का इंटेक होता है अमीबा के केस में। तो इसीलिए अमीबा का जो ये फॉल्स फीट या फिर ये जो सूडोपोडिया होता है, ये इनके लोकोमोशन में भी मदद करता है और इनके फूड इंटेक में भी मदद करता है। यस, ये हुई ना बात। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सूडोपोडिया अमीबा की एक बहुत ही खास फीचर है। चलो अमीबा से वापस आते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोआ में। तो एमीबॉइड प्रोटोजोआ जो होते हैं ये अमीबा से रिजेंबल करते हैं। इनमें भी सूडोपोडिया होता है जिसकी वजह से इनका भी इस तरह का न्यूट्रिशन होता है जैसा अमीबा का होता है। तो अमीबा का जो ये न्यूट्रिशन है बच्चों, ये किस तरह का न्यूट्रिशन है? जहाँ पर ये किसी फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर ले रहे हैं, इनटेक कर ले रहे हैं उस पार्टिकल को। प्रीडेटर, एग्जैक्टली, यानी कि ये किसी भी प्रे को, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार कर सकते हैं, है ना? तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया इनके प्रीडेटरी न्यूट्रिशन का। हालांकि कुछ एमीबॉइड प्रोटोजोआ जो है ये पैरासिटिक भी होते हैं। यस, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके बस जाते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचा देते हैं। इनफैक्ट इसका एग्जाम्पल है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये जो है ये भी एक प्रोटोजोआ है जो कि बड़े आराम से जाके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बैठ जाता है। अपना न्यूट्रिशन तो वहाँ से जुगाड़ करते रहता है लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज कर देता है जिसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं एमीबिएसिस। ठीक,
तो यानी कि ये जो एमीबॉइड प्रोटोजोआ होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ज़्यादा कुछ पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एमीबा जैसे होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अगला ग्रुप है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजेलेटेड नाम से पता चल रहा है ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें फ्लैजेला हो। यस, फ्लैजेला क्या है सबको पता ही है ना। तो इस तरह के जो प्रोटोजोआ होते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक वो भी आप सबको पता है कि किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रहना और उसे नुकसान भी पहुंचाना। और फ्री लिविंग बोले तो जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, वो खुद से रहते हैं, राइट, मस्त होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये एक ऐसा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है जो कि पैरासिटिक होता है। यस, और इसका होस्ट कौन होता है? ऑफ कोर्स हम ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बॉडी इसका होस्ट होता है और इस तरह का जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है ये हमारी बॉडी में रहता है, अपना न्यूट्रिशन का जुगाड़ करता है और ह्यूमन बॉडी में एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। हमारा अगला ग्रुप है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। ये सारे देखो छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स हैं। प्रोटोजोआ जिनमें सीलिया हो। सीलिया क्या होता है? छोटे छोटे वेरी शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब तक हम बात कर रहे थे फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला तो एक टेल लाइक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सीलिया जो है ये बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन सीलिया की खास बात ये होती है कि ये सारे सीलिया आपस में जो है ना रिदमिक मोशन कर सकते हैं, रिदमिक मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो सारे सीलिया हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करके मूव कर सकते हैं। जैसे जब कोई स्टेज पे आप डांस परफॉर्मेंस करते हो, जैसे 20 बच्चे डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनका जो पूरा जो स्टेप्स होता है ना वो सारा सिंक होता है, राइट। ऐसा नहीं कि कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है। अगर इधर उधर जा भी रहे हैं तो वो भी एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में जा रहे होते हैं, राइट, ताकि वो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो कोऑर्डिनेटेड दिखे। ठीक इसी तरीके से ये जो छोटे छोटे सीलिया होते हैं, ये सारे सीलिया जो है ना ये रिदमिक मूवमेंट कर सकते हैं, एक रिदम में ये मूव कर सकते हैं, आपस में सिंक्रोनाइज्ड वे में ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सीलिएटेड प्रोटोजोआ, तो इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम इसका स्ट्रक्चर हम सभी ने देखा ही है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं नहीं भी देखा है तो अब देख लो, क्योंकि आगे जब हम और डिटेल में बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत जगह हमको ये पैरामीशियम देखने को मिलेगा। तो देखो इसके पूरे बॉडी के बाहर सरफेस पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और यही है सीलिया। ठीक है, तो सीलिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये जो है फूड इंटेक में मदद करता है। और यहीं पे सबको बड़ी हैरानी होती है कि भाई ये छोटे छोटे इतने हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये खाना खाने में मदद कैसे कर सकते हैं भला, राइट। तो इसके लिए पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम पैरामीशियम के पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं गलेट। देखो यहाँ पर वो कैविटी आपको दिख रही होगी, राइट। इसका कुछ स्लीपर जैसा इसका एक शेप होता है पूरे बॉडी का, और यहाँ पर एक कैविटी है गलेट, और यही गलेट जो है ना इसी कैविटी के थ्रू खाना जो है इसकी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे बॉडी में खाना अंदर कौन सी कैविटी से जाता है? ओरल कैविटी, माउथ से खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है, राइट। लेकिन अब जैसे आमतौर पर जब हम खाना खाते हैं, लेट अस सपोज मेरे सामने प्लेट में एकदम मस्त वाली मेरी फेवरेट चीज़ें रख दी जाए, बट वो खाना खुद से उठ के तो मेरे मुंह के अंदर नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? मैं हाथ से उस खाने को मेरे मुंह तक पहुंचाऊंगी, मतलब इस कैविटी तक पहुंचाने के लिए मुझे कोई चाहिए जो उस खाने को मेरी कैविटी तक पहुंचाए। एंड एग्जैक्टली यही काम पैरामीशियम के केस में करती है सीलिया। कैसे करती है? अभी मैंने बताया था कि सीलिया की खास बात ये होती है कि ये लोग रिदमिक मूवमेंट कर सकते हैं। तो अपने इस रिदमिक मूवमेंट से ये क्या करते हैं कि फूड पार्टिकल को जो है ना उसको गलेट की तरफ पुश करते हैं। देखो यहाँ पर अच्छे से देखो, ये अपने रिदमिक मूवमेंट से उस फूड पार्टिकल को गलेट की तरफ पुश करते हैं और उससे क्या होता है, वो फूड पार्टिकल आसानी से गलेट के अंदर चला जाता है। तो इसका मतलब है कि फूड इंटेक में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ये सीलिया, है कि नहीं? तो इस तरीके से मदद करता है ये इंटेक ऑफ फूड में। तो ये था हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तो बच्चों अभी तक हमने 3 ग्रुप्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं प्रोटोजोआ के, और एक खास बात हमने ये देखी कि कोई ऐसा था जो सीलिया के हेल्प से मूव
करता है, तो कोई ऐसा था जो फ्लैजेला के हेल्प से मूव करता है, तो कोई ऐसा था जो सूडोपोडिया के हेल्प से मूव करता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टाइप के प्रोटोजोआ की जो मूव ही नहीं करते हैं। उन्होंने सोचा कि अरे यार सारे तो मूव कर ही रहे हैं, चलो हम एक जगह बैठे रहते हैं। तो ये होते हैं नॉन मोटाइल प्रोटोजोआ, जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोजोअन्स, राइट। तो स्पोरोजोअन्स नाम से किस पॉइंट पे फोकस जा रहा है, किस टर्म पे फोकस जा रहा है? स्पोर्स पे, एग्जैक्टली। क्यों कहते हैं हम इन्हें स्पोरोजोअन्स? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन, एग्जैक्टली। और ये जो स्पोर्स है इनको एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स या कोई भी इस तरह के एजेंट्स, विंड, वाटर जैसे एजेंट्स जो हैं, वो इन्हें दूसरे जगह तक ले भी जाते हैं और वहां पर ये स्पोर्स जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, राइट। स्पोर फॉर्मेशन का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ ही रखा है ना। तो स्पोरोजोअन्स जो है ये ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये पैरासिटिक होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के वहां बीमारियां भी कॉज करते हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है एक स्पोरोजोअन का एग्जाम्पल। और क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में रह के कौन सी बीमारी कॉज करता है? मलेरिया, एग्जैक्टली। सो प्लाज्मोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पोरोजोन। तो बच्चों अब तक में हमने प्रोटिस्टा किंगडम के सारे ग्रुप्स डिस्कस कर लिए हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब हम एक के बाद एक ग्रुप्स कवर करते चले जाते हैं तो सबका न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, सबका रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, सबके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सबके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, और कुछ टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे दिमाग के अंदर खिचड़ी बन गई है सब कुछ। यानी कि हम ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि किसका स्ट्रक्चर कैसा था, किसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा था, वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे कंफ्यूजन ताकि आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने ये समरी वाली स्लाइड डाली है। इसके अंदर मैंने एक टेबल बना लिया है जिसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ग्रुप्स हमने डिस्कस किए हैं, क्रिजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, इन सब के जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनको हम एक बार कर लेंगे समराइज, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बिल्कुल सेट हो जाए तो अभी के अभी फटाफट से पेन पेपर लेकर बैठो। इनफैक्ट आई होप कि आप पेन पेपर लेकर ही बैठे होगे इस वीडियो को देखने के लिए, बट अब फिलहाल मेरे साथ साथ आप भी इस टेबल को बनाओ, और जैसे जैसे हम इस टेबल को फिल करते चलेंगे आप अपने दिमाग पे भी थोड़ा सा जोर डालो और थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि इसके अंदर मैं जो भी बताने जा रही हूँ वो सब कुछ मैंने अभी इसी वीडियो में बताया है, ठीक है। तो चलो तैयार हैं हम सभी लोग, शुरू करें? ग्रेट। तो अब शुरुआत करेंगे हम क्रीजोफाइट्स से। क्रीजोफाइट्स के अंदर कौन कौन आता है? अब मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रीजो वर्ड है इसका मतलब होता है सोना, बोले तो गोल्ड। फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, तो इसका मतलब क्रीजोफाइट्स के अंदर फॉल करते हैं गोल्डन प्लांट्स। गोल्डन प्लांट्स बोले तो कौन? गोल्डन प्लांट्स बोले तो इसके अंदर डाई एटम्स फॉल करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर गोल्डन एल्गी भी फॉल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स क्रीजोफाइट्स के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें गोल्डन प्लांट्स आते हैं, यानी कि ये किस तरह के प्रोटिस्ट्स हैं? ये हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स। मैंने बताया था कुछ टाइम पहले कि कुछ प्रोटिस्ट्स होते हैं जो एनिमल जैसा सिमिलैरिटी शो करते हैं, कुछ होते हैं जो प्लांट की तरह सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो ये जो क्रीजोफाइट्स हैं ये प्लांट लाइक हैं। अब अगर ये प्लांट लाइक हैं तो इनके अंदर एक तो फीचर शायद होगी ही जो प्लांट्स में पाई जाती है, और वो क्या है? फोटोसिंथेसिस, एग्जैक्टली। तो इसीलिए जो क्रीजोफाइट्स होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फोटोसिंथेटिक है, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, राइट, ओके। अब फोटोसिंथेटिक है यानी कि ये फूड के प्रोड्यूसर्स है, तो इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। इनफैक्ट जैसे ही मैं ये वर्ड प्रोड्यूसर्स यूज कर रही हूँ वहां पर एक और बार आपको रिकॉल करा देती हूँ कि ये जो डाई एटम्स है ना, ये डाई एटम्स हमारे ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओशन में, समुंदर में जो है ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रिस्प रिकैप ऑन क्रीजोफाइट्स। उम्मीद करती हूँ कि दिस वाज हेल्पफुल, राइट। तो अब ठीक इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे किसकी तरफ? डायनोफ्लैजिलेट्स। अब जैसे ही हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की, पहले तो नाम पे फोकस करेंगे क्योंकि नाम ही हमें काफी कुछ बता देता है। तो यहाँ पर है डाई, डाई बोले तो टू, और फ्लैजिलेट्स,
किससे आया है? फ्लैजेला से आया है। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें दो फ्लैजेला होता है, दो व्हर्लिंग एंड मूविंग फ्लैजेला, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला, एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ठीक है, तो इस तरीके से इन ऑर्गेनिजम्स में दो फ्लैजेला होते हैं, दैट्स व्हाई द नेम डायनोफ्लैजेलेट्स। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं हम। तो इनकी क्या क्या खास बात होती है? क्या ये प्लांट लाइक होते हैं या फिर ये एनिमल लाइक होते हैं? तो बात अगर इनकी आए तो भाई मैं बता दूं कि डायनोफ्लैजेलेट्स जो हैं ये प्लांट लाइक नहीं होते। तो फिर आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब ये एनिमल लाइक होते हैं। अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालो तो आपको याद आएगा कि ये एनिमल लाइक भी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ना ही ये प्लांट लाइक है ना ही एनिमल लाइक, किसी से भी बहुत ज़्यादा कुछ सिमिलैरिटी ये शो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके न्यूट्रिशन की तो उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। तो कुछ तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रे इंजेशन में बिलीव करते हैं। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, और वो फूड क्या होता है? प्रे, मतलब शिकार करके अपना खाना खाते हैं। तो यानी कि कुछ यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के और उन्हें खा जाते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, राइट, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, उसमें एक खास बात थी कहा जाए तो। इनका जो स्ट्रक्चर है डायनोफ्लैजेलेट्स में, एक ऐसी कोई चीज़ थी जो हमने इसमें ही देखी थी, बाकी जगहों पे नहीं देखी थी, और वो था आई स्पॉट। यहाँ पर हमें एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनेल देखने को मिला था। जिस तरह से हमारी आंखें हैं, राइट, लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनेल है, उसी तरीके से इन डायनोफ्लैजेलेट्स में हमें देखने को मिला था आई स्पॉट। इनफैक्ट जब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था स्मॉलेस्ट आई किसकी होती है, कौन सी होती है। अब इसका आंसर मैं बताऊंगी नहीं, अगर भूल गए हो तो वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, तो मोस्ट ऑफ देम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। हालांकि कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक क्विक रिकैप खत्म होता है ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स। अब आगे बढ़ेंगे, किसकी तरफ जाएंगे? आगे बढ़ेंगे और हम जाएंगे यूग्लिनॉइड्स की तरफ। तो चलो अब बात करते हैं हम यूग्लिनॉइड्स की। तो यूग्लिनॉइड्स की केस में क्या ये प्लांट लाइक होते हैं या फिर ये एनिमल लाइक होते हैं? बताओ, जल्दी से रिकॉल करके बताओ। अभी तक आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में थे, याद करके बताओ। तो वेल मैम, ये प्लांट लाइक होते हैं और ये एनिमल लाइक भी होते हैं। यस, यू आर राइट, ये प्लांट लाइक भी होते हैं और एनिमल लाइक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है दोनों की सिमिलैरिटीज हैं। प्लांट के साथ भी कुछ कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा सिमिलर है, एनिमल के साथ भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। प्लांट के साथ जो सिमिलैरिटी है, उस सिमिलैरिटी की वजह से ये क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, प्लांट के साथ सिमिलैरिटी इस वजह से है। एनिमल के साथ सिमिलैरिटी किस वजह से है? एनिमल के साथ सिमिलैरिटी है इनके मूवमेंट की वजह से। इनफैक्ट इनके अंदर एक खास तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसको हमने एक टर्म दिया है मेटाबॉली। मेटाबॉली क्यों कहते हैं हम उसे? क्योंकि ये जो मूवमेंट होती है एक ऐसी तरह की मूवमेंट होती है जिसके दौरान इन यूग्लिनॉइड्स जो हैं ये पूरी तरह से अपने बॉडी का शेप ही चेंज करते हैं। यूग्लिनॉइड्स यू चेंज करते रहते हैं। यू से यूग्लिनॉइड्स, यू से यू बॉडी की शेप चेंज हो रही है, राइट। तो इस तरह का जो मोशन है, अब मोशन जो है, लोकोमोशन जो है, इसे हम हमेशा एनिमल्स के साथ रिलेट करते हैं, राइट, नॉट विथ प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स तो वो एक ही जगह रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये प्लांट लाइक भी है और ये एनिमल लाइक भी है। ठीक, अब मैंने ये मेटाबॉलिक मोशन की बात करी कि भाई जिसमें इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा शेप चेंज करती है। तो भाई अब अगर हम बात करें इस मोशन की, मेटाबॉलिक की, कि भाई बॉडी इतनी जल्दी इतने शेप चेंज कर कैसे पाता है? क्योंकि इनकी जो बॉडीज होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि इनमें होता है एक प्रोटीन रिच लेयर जिसे हम कहते हैं पेलिकल। पेलिकल क्या है? एक प्रोटीन रिच लेयर है, जिसकी वजह से इनको क्या मिलता है? पेलिकल के होने की वजह से ही इन्हें मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी।
ठीक है, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये मेटाबली जैसी मोशन को शो करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तो खासियत पेलिकल है, दूसरी खासियत यहाँ पे ये भी है कि इनमें सेल वॉल नहीं होता है, नो सेल वॉल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर रिलेटेड ये दो बातें हो गई यहाँ पर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर मोस्टली ये लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं। ठीक है, मोस्टली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो इससे हमारा यूग्लिनॉइड्स का भी लगभग एक क्रिस्प समरी तैयार हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम किसकी तरफ जाएंगे, स्लाइम मोल्ड्स की तरफ। तो भाई अब बारी है स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स मैंने पहले ही बताया था, मोल्ड्स नाम से ही किसकी याद आती है, फंगाई की याद आती है, फंगस की याद आती है। तो अब आप मुझे बताओ कि स्लाइम मोल्ड्स प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होंगे या एनिमल लाइक? कोई से भी नहीं होंगे, ये होंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। एग्जैक्टली, ये क्या है, ये फंगस से काफी सिमिलर लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये है फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। ठीक है, इनका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खुद से खाना ये नहीं बनाते हैं और ये दूसरों से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। इनफैक्ट हेटेरोट्रॉफिक में भी अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक बताएं तो ये होते हैं सैप्रोफिटिक या फिर ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रो इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डेड एंड डीकेइंग मैटर, मतलब ये डेड डीकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ओके। अगर बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपनाते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट उसमें भी अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो किस मेथड से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये स्पोर फॉर्मेशन अपनाते हैं, स्पोर्स रिलीज करते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं दे कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स के केस में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर हम स्लाइम मोल्ड्स के हैबिटेट्स की बात करें तो इनके हैबिटेट्स होते हैं मॉइस्ट हैबिटेट्स, मतलब एकदम ड्राई हैबिटेट्स जो है ना, इनको इतना समझ में नहीं आता है, इनको थोड़ा बहुत मॉइस्चर चाहिए होता है, राइट। इनफैक्ट जब हम फंगाई के बारे में आगे पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में तो वहां पर आप देखोगे कि फंगाई को भी सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा मॉइस्ट, थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इसलिए आप देखोगे ना, फंगस जैसे ही हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, राइट, कोई चीज़ सड़ जाती है। कोई भी सामान कब सड़ता है, जब हम उसे बाहर छोड़ देते हैं, जब गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, वार्म होता है, वार्म मतलब टेम्परेचर हाई होता है तो वार्म है, साथ में क्या है, आसपास सराउंडिंग में मॉइस्चर है, तो वार्म और मॉइस्ट हैबिटेट्स में फंगाई जो है वो बड़ी आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो ये सारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो हमें इनमें देखने को मिलती है, इसीलिए स्लाइम मोल्ड्स को हम कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। वैसे एक और खास बात यहाँ पर ये भी है जो मैंने पहले भी बताई थी वैसे तो, कि ये फंगस के जैसे होते तो हैं बट इनको हमने प्रोटिस्टा में इसलिए डाल रखा है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इनकी फंगाई से काफ़ी ज़्यादा अलग है, जिसमें से एक है मोबिलिटी। जो फंगाई होते हैं वो मोबाइल नहीं होते हैं बट ये होते हैं, राइट। तो इस तरह के कुछ डिसमिलैरिटीज़ भी हैं जिसकी वजह से ये प्रोटिस्टा के अंदर डाले गए हैं, लेकिन फंगस के साथ सिमिलैरिटीज़ होने की वजह से दे आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी ग्रुप की तरफ, विच इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्लांट लाइक कि एनिमल लाइक? ये होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। ठीक है, एनिमल लाइक होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमें मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, एंड यू आर राइट, हमें यहाँ पर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं कि कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जिनमें होता है सीलिया, राइट। तो कुछ प्रोटोजोआ में सीलिया होता है जिन्हें हम कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तो कुछ प्रोटोजोआ में फ्लैजेला होता है तो उन्हें हम कह देते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। तो कुछ ऐसे होते हैं जो एमीबा की तरह सूडोपोडिया से अपने मूवमेंट्स करते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, एमीबॉइड। तो वो हो जाते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोआ। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब वो इतना मूवमेंट शो नहीं करते हैं, तो उनका नाम हम क्या रख देते हैं, उनका हम नाम रख देते हैं स्पोरोजोअन। तो स्पोरोजोन्स नाम कहाँ से रखा, क्योंकि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन, तो वहाँ से इनका नाम रख दिया स्पोरोजोन्स। तो इनफैक्ट ये हमारे 4 टाइप ऑफ प्रोटोजोआ हैं जिनके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल डिटेल में डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो अगर इन प्रोटोजोआ के न्यूट्रिशन की बात करें तो इनका न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक
हेटरोट्रॉफिक जस्ट लाइक एनिमल्स। एनिमल्स भी तो हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से प्लांट पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, है ना। तो ये भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ये तो बहुत आसान था, क्यों बच्चों? ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमने एक पूरी लिस्ट बना ली है जिसके अंदर हमने सारे क्रूजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ का एक क्विक समरी देख लिया है। सो आई होप कि इस पूरे समरी को देखने के बाद आपके दिमाग में भी एक फटाफट से रिवीजन हो चुका होगा ऑफ व्हाटएवर वी हैव स्टडीड अंडर प्रोटिस्टा। तो बच्चों प्रोटिस्टा किंगडम का डिस्कशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो हम लोगों ने प्रोटिस्टा के बारे में काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारी बातें की, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में, इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो क्विक रिकैप अभी अभी मैंने आपको कराया, इसके बाद आपको शायद ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग ग्रुप्स के बिल्कुल दिमाग में छप चुके होंगे, है कि नहीं। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि बहुत बार हम सोचते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर इतना छोटा है, इतने कम हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। बट लेट मी टेल यू, अर्थ में जितने भी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं वो सभी लाइफ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सभी जो है एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं। और एग्जैक्टली ये बात हमारे प्रोटिस्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रू है। ये जो प्रोटिस्ट्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये कई सारे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक सोर्स ऑफ फूड होते हैं, ये उनके लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं, राइट। इतना ही नहीं, मेडिकल रिसर्च के फील्ड में या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोटिस्ट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अर्थ में। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड तक। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम, बट नॉट टू वरी, अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंगाई एंड वायरसेस। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को आपने यहाँ तक अगर मेरे साथ देखा है तो आपके कॉन्सेप्ट जरूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो आप क्या करोगे, हमेशा की तरह कॉमेंट में लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं बहुत ही जल्दी लेकर के आऊंगी इसी चैप्टर का दूसरा वीडियो, जिसके अंदर हम फंगाई और वायरसेस को कवर करेंगे और करेंगे उनको भी क्रिस्टल क्लियर। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।